आज की जो हमारी क्लास है वो एक वैश्विक आर्थिक संकट के बारे में है जिसने विश्व को 1929 से लेकर 1934 के बीच में घेर लिया था। तो इस समय की अगर हम बात करें, अगर हम वापस जाना चाहें 1929 में 1920 के दशक में, तो और ऐसा क्या हुआ उस समय, क्या कारण थे कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी जो है वो स्थापित हो गई। पूरा जो विश्व है उसमें एक ऐसी उसमें मांग जो थी वो इतनी ज़्यादा प्रबल होने के बावजूद, क्योंकि लोगों के पास जो खरीद है उसकी क्षमता नहीं थी, खरीदने की क्षमता नहीं थी, इसके चलते बहुत ज़्यादा जो है विश्व में आर्थिक संकट पैदा हो गया। But before we go forward, it is important for us to go back and try and understand what were the reasons, क्या कारण थे कि इस तरीके का जो आर्थिक संकट है वो पूरे विश्व में आ गया। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1919 तक के बीच में लड़ा गया, मुख्य तौर पर यूरोप में लड़ा गया, क्या ये उससे संबंधित था? उससे किस तरीके से, अगर था तो किस तरीके से संबंधित था? इस आर्थिक मंदी जो है वो विश्व के कौन-कौन से देशों में फैली? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी ज़्यादा, कौन-कौन से ऐसे देश हैं जिसको इसने ज़्यादा प्रभावित किया? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? इसका यूरोप पे किस तरीके का प्रभाव पड़ा? इसका जो उस समय के जो देश उपनिवेशवाद के अंतर्गत किसी न किसी यूरोपीय जो शक्ति थी उसके साम्राज्य में जो शामिल थे, उनके ऊपर, एशियाई देशों के ऊपर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ा और आखिर ये होता क्या है? सबसे पहली तो बात यही है कि जब हम कहते हैं कि आर्थिक संकट, तो ये आर्थिक संकट किस चीज़ के बारे में है? ये आर्थिक संकट क्या एक इंडिविजुअल के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में है? क्या ये एक इंडस्ट्री के बारे में है, किसी एक सेक्टर के बारे में है इकोनॉमी के, कि क्या ये पूरे देश के बारे में है? आई मीन, to think about an economic problem which took over the entire world is something that we are attempting to do today. Uh, just a minute, I think I've shared my screen. Okay. So we are beginning to look at the time period of 1920s. 1920 is the time जब 1920 का जो दशक है, उसके अंदर हमें सबसे पहले जो बात करने की ज़रूरत है वो है कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उस समय पूरे विश्व की, यूरोप की और पूरे विश्व की आर्थिक जो स्थिति है वो किस प्रकार से थी? उस समय यूरोप किस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था? ये जो युद्ध हुआ जो लगभग 5 वर्षों तक लड़ा गया, इस युद्ध में इस युद्ध ने किस तरीके से अर्थव्यवस्था को जो प्रभावित किया, और उसके परिणाम स्वरूप युद्ध समाप्त होने के बाद में क्या स्थिति थी? जो देश इस युद्ध में हार गए थे, मुख्य तौर पर जो ये युद्ध है, इसका जो सारा हर्जाना है वो जर्मनी के सर मढ़ दिया गया। ये कहा गया कि ये जो युद्ध है ये जर्मनी के कारण हुआ है, और क्योंकि जो बाकी यूरोपीय देश थी, जिसमें जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये जो देश थे ये युद्ध जीत गए थे, इसलिए ये सारा हर्जाना जर्मनी के सर मढ़ा गया, और जर्मनी को ये कहा गया कि जर्मनी को ये सारा हर्जाना जो लोग जो भी देश इस युद्ध में जीते हैं उनको वापस देना होगा। जर्मनी विल हैव टू पे ऑफ द डेट, बिकॉज ये जो युद्ध है ये जर्मनी ने इसकी शुरुआत करी थी। दिस एंटायर थिंग वाज क्रिएटेड बाय जर्मनी. The entire blame of the First World War was put on Germany, and that is why Germany was forced to pay the losses which all these nations incurred during the war. Now, war is one time period. युद्ध जो है वो कोई भी युद्ध है, वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, एक ऐसा समय काल होता है जिसमें जो आपकी
जो आपकी अर्थव्यवस्था पे एक बहुत भारी बोझ बन जाता है। उसमें इनिशियली जो है आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार भी होता है, अर्थव्यवस्था जो है उसमें एक एक इन्फ्लेशन, एक इन्फ्लेटेड डिमांड भी क्रिएट होती है कुछ-कुछ कमोडिटीज़ की, जो कमोडिटीज़ युद्ध में इस्तेमाल होने वाली हैं, जैसे कि कोयला हुआ, जैसे कि लोहा हुआ या जैसे कि यूनिफ़ॉर्म्स हुए। सो जो-जो चीज़ें युद्ध में इस्तेमाल हो रही हैं, उसके लिए उसकी डिमांड में, उसकी माँग में बढ़ोतरी होती है और एक तरीके की एक कृत्रिम एक अनरियल राइज़ इन प्रॉस्पेरिटी, एक समृद्धि में एक कृत्रिम सा हमें वो देखने को मिलता है कि माँग जो है वो बढ़ रही है, जो देश है वो तरक्की कर रहा है, पर जैसे ही युद्ध की समाप्ति होती है कि या कई जब अगर युद्ध बहुत लंबे समय तक खिंच जाए, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के साथ हुआ, तो युद्ध के काल में ही युद्ध के दौरान ही इस इसका आभास हो जाता है कि ये जो युद्ध है ये हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से खोखला करता जा रहा है और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो ये जो सभी यूरोपीय देश थे जिनके बीच में मुख्य तौर पे ये युद्ध लड़ा गया, उन सभी की अर्थव्यवस्था को इसने तहस-नहस कर दिया। बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ा सभी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पे। कुछ पर ज़्यादा बुरा पड़ा, कुछ पर कम बुरा पड़ा, बट the fact that it was detrimental to economic growth, the fact that it played havoc to the economies of the European countries is a fact. तो जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये सारे यूरोपीय देश थे इन्होंने जो भी अलाइड पावर्स थी जो जीती थी उन्होंने इसका जो ब्लेम है वो जर्मनी पे डाल दिया। नाउ जर्मनी आल्सो वेंट थ्रू दिस वॉर, जर्मनी भी इस युद्ध में शामिल हुआ था, जर्मनी के ऊपर भी इस युद्ध में उतना ही प्रबल तरीके से इस युद्ध ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस किया था। जर्मनी के अंदर भी जो आर्थिक स्थिति है आम लोगों की वो उतनी ही बुरी थी, उतनी ही इट वाज़ equally dangerous, it was equally problematic as compared to other nations of Europe at that time. But since it was decided in the Treaty of Versailles that it is Germany which will have to pay the war indemnity, it is Germany जो सारा ये जो हर्जाना है ये जर्मनी भरेगा, इस हानि जो भी इन देशों की हानि हुई है उसकी पूर्ति जो है वो जर्मनी करेगा। ठीक है, अगर जर्मनी युद्ध में हार गया है तो जर्मनी के ऊपर इस तरीके का एक कंडीशन लगा दिया गया एक ट्रीटी के तहत। बट क्या जर्मनी इस रकम को चुकाने में ये जो भी रकम पहली बात तो ये रकम ही नहीं तय हो पाई थी कि कितना हर्जाना जर्मनी को इन अलग-अलग देशों को देना पड़ेगा। They could not arrive at one sum. बट फाइनली व्हेन इट वाज डिसाइडेड कि जर्मनी को इतना हर्जाना देना है और उसको एक समय काल दिया गया कि इतने समय के अंदर आपको ये सारा हर्जाना जो है इन देशों को वापस करना है, पर जर्मनी ये पैसा लाएगा कहाँ से, क्योंकि जर्मनी तो युद्ध में हार गया है। तो ऐसे देश जो युद्ध में हार जाते हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो और भी ज्यादा चिंताजनक होती है। सो जर्मनी वॉज नॉट इन द कैपेसिटी to pay any kind of war any kind of sum for as indemnity for the war that it was accused of creating. तो जर्मनी इस आर्थिक स्थिति में नहीं था कि वो इस हर्जाने को चुका सके, इस हानि की पूर्ति कर सके, जो भी उस पे उसको कहा गया उसको देना है। बट एंड आल्सो द अदर नेशंस लाइक यूरोप जो के जो अलग-अलग देश थे जिसमें ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, ये जो बाकी के देश थे, ये भी ऐसा नहीं है कि इनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी थी। इस युद्ध के दौरान इन देशों ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था। कर्ज किस लिए लिया था? इस युद्ध को लड़ने के लिए लिया था। तो ये जो सारे यूरोपीय देश हैं, ये किसी न किसी तरीके से कर्जदार हो गए थे और किस देश के कर्जदार हो गए थे? ये सभी जो देश हैं, ये अमेरिका के United States of America, that is the country which gave all the loans to all these European nations, to Britain, to France, to Germany, Germany especially after the war, because
क्योंकि जर्मनी को ये हर्जाना भरना था, जर्मनी को इस हानि की पूर्ति करनी थी और जर्मनी के पास वो पैसा उपलब्ध नहीं था। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? अमेरिका के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो अमेरिका लोन देगा, शॉर्ट टर्म लोन देगा। वो ऐसा लोन नहीं देगा कि ठीक है आप आने वाले 100 साल में इसको चुका दीजिएगा या आने वाले 150 साल में, जैसा कि आजकल होता है। जो विश्व के बहुत सारे जो देश हैं वो इस तरीके से आपस में लेन देन करते हैं कि हम आपको लोन दे रहे हैं और ये इतने समय काल तक ये लोन चलता रहेगा और आप इसकी जो ब्याज दर होगी वो बहुत कम होगी। So it was the conditions of these loans were not as the conditions that we see today. थोड़ा थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है, बिकॉज ये टॉपिक ही इकोनॉमिक डिप्रेशन का है, तो बीच में थोड़े थोड़े से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिनको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो एक इंटरनेशनली एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था जिसको आजकल हम जिसका बहुत ज्यादा जो डेवलप्ड रूप है उसको आजकल हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। तो इन यूरोपीय देशों में और अमेरिका में ये इस तरीके की स्थिति जो है वो स्थापित हो चुकी थी कि इस युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने, फ्रांस ने ये युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका से बहुत सारा कर्ज लिया और युद्ध समाप्त होने के बाद जर्मनी ने इस युद्ध का हर्जाना चुकाने के लिए बहुत सारा जो है वो ऋण लिया था, कर्ज जो है वो लिया था। एंड नाउ दे हैड टू पे बैक दीज लोन्स टू अमेरिका। और इसके साथ साथ रशिया ने भी लोन लिया था, पर रशिया में क्योंकि बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो गया था, वहां पे बोल्शेविक क्रांति हो गई थी 1917 में, जिन्होंने कहा था कि जो भी जार, उससे पहले जो रशियन जार हैं, उन्होंने जो भी ऋण लिया है हम उसको नहीं चुकाएंगे। सो दे इन अ वे डिड अवे विद ऑल द लोन्स which the previous government had taken. Now, Germany was constantly taking these loans from America, and America had a lot of money which it was looking to invest. जर्मनी जब ये पैसा उधार पर लेगा, ऋण के रूप में लेगा, ये ऋण जर्मनी कुछ हद तक तो अपने यहाँ पर औद्योगिकरण के लिए इस्तेमाल करेगा, पर क्योंकि जर्मनी को, ब्रिटेन को और फ्रांस को जो है वो पैसा चुकाना है, क्योंकि वो युद्ध में हार गया है और उन्होंने युद्ध का जो सारा जो ब्लेम है वो जर्मनी पे डाल दिया है। सो दिस मनी वाज एक्सपेक्टेड टू गो फ्रॉम टू कम फ्रॉम अमेरिका टू जर्मनी, from Germany to Britain and France, and from Britain and France go back to America, because Britain and France also had taken money from America to fight the World War One. तो इस ये जो सर्कुलर मोशन है, जो जिस चक्र में ये पैसा घूम रहा था, ये पूंजी घूम रही थी, ये चक्र कुछ इसी प्रकार का था कि जो पूंजी है, ये जो कैपिटल है, जो पैसा है, ये अमेरिका जो है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वो जर्मनी को देगा, लोन के रूप में, ऋण के रूप में देगा। जर्मनी जो है उसको ब्रिटेन को और फ्रांस को, क्योंकि वो युद्ध में हार गया है, तो उसकी जो हानि हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए इन दोनों देशों को देगा। और फिर यहाँ से ये पैसा दोबारा क्योंकि इन दोनों देशों ने, मुख्य तौर पर इन दोनों देशों ने अमेरिका से ये पैसा लिया था, युद्ध लड़ने के लिए ऋण लिया था, तो ये पैसा दोबारा अमेरिका में पहुंच जाएगा। सो देयर वाज दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ कैपिटल व्हिच वाज क्रिएटेड एट दिस टाइम in the world during the 1920s. ये जो 1915 के बाद जो युद्ध जो लड़ा गया मुख्य तौर पर उस दौरान, और उसके बाद के दशक में भी। तो जब युद्ध की समाप्ति हुई तो धीरे धीरे जो है अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में वक्त लगा। जो बेरोजगारी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि बहुत ज्यादा जान का, माल का नुकसान हुआ था। अर्थव्यवस्था जो है उसको, उसके ऊपर इसका एक भारी प्रभाव पड़ा था इस युद्ध का। जो भी युद्ध के दौरान जो एक कृत्रिम मांग जो है जो तैयार हो जाती है, कोयले की, लोहे की, जो ये सारी मांग जो तैयार हो गई थी, अब इस मांग में गिरावट आई थी। और इस मांग में जब गिरावट आएगी तो एक सरप्लस जो है, जो कोल इंडस्ट्री ने, जो लोहे की इंडस्ट्री ने, उद्योगों ने जो पहले से जो भी सामान बनाकर रखा हुआ है, उसके वो अगर पहले से उपलब्ध है तो वो लोग अपने कारीगरों को, अपने मजदूरों को उन उन सभी उद्योगों से छुट्टी देंगे
उनको नौकरी पर नहीं रख पाएंगे, उनको तनख्वाह नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका पुराना माल ही अभी नहीं बिका है। So this, in short, this particular war led to a great unemployment, uh, uh, led to it led to unemployment, it led to economic distress। आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा एक मंदी का दौर देखा गया यूरोप के अंदर। ये जो मंदी है ये सीधे सीधे प्रभावित करती थी अमेरिका को। क्यों? क्योंकि अमेरिका, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इस सभी इस ये जो चक्र था, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो चक्र था जिसमें ये पूंजी जो है वो एक देश से दूसरे देश जा रही थी, इस चक्र में जो अमेरिका है वो इस चक्र से इस तरीके से जुड़ा हुआ था, बिकॉज द कैपिटल was coming from America only। Now it became very very difficult for America to sustain this, whatever was happening for a very long time, कि वो कितने टाइम तक अपने आप को जो भी ये चल रहा था सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, इसमें अपने आप को कितनी देर तक संभाल के रख पाता, ये अमेरिका के लिए एक बहुत मुश्किल चीज हो गई थी। इस दौर की अगर बात करें 1929 की, 1900 का जो ये आर्थिक संकट था, इस संकट के बारे में एक अर्थशास्त्री हैं जे एम कीन्स, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनके जो सुझाव उन्होंने दिए इस आर्थिक संकट से निकलने में, वो सुझाव एक बहुत कारगर साबित हुए विश्व को, खास तौर पर अमेरिका को इस संकट से बाहर निकालने के लिए। और उन्होंने क्या सुझाव दिए थे उनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट व्हाट डिड कीन्स से अबाउट दिस पर्टिकुलर, ये जो आर्थिक मंदी उस दौरान जो आई थी, उसके बारे में कीन्स का क्या कहना था? उनका कहना था, वी आर टुडे इन द मिडल ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफ, the greatest catastrophe due almost entirely to economic causes of the modern world। आज जो है पूरा विश्व जो है इस आर्थिक संकट में आ गया है। He said, हम लोग आज सबसे बड़े आर्थिक विभीषिका के बीच में हैं, आर्थिक संकट के बीच में हैं। ये सबसे बड़ी आर्थिक जो संकट है, आर्थिक विभीषिका है, इस आधुनिक संसार के संपूर्ण आर्थिक समस्याओं की वजह से है। So whatever economic problems we have, it is resulted in this economic disaster। ये एक ऑलमोस्ट जो डिजास्टर आ गया था विश्व में इस दौरान, उसके बारे में है। सो दिस इज व्हाट कीन्स इज सेइंग। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई एक कुछ कुछ जो फैक्ट्स हैं वो खास तौर पर आप में से अधिकांश लोग जो हैं, मैं सोचता हूँ, मेरी समझ है कि वो हिंदी मीडियम के होंगे। सो कुछ कुछ जो फैक्ट्स हैं वो शायद हिंदी मीडियम के मटेरियल में डेट्स वगैरह में प्रॉब्लम है, तो आप नोट कर सकते हैं। A very important event in this economic depression, ये जो आर्थिक संकट था जिसने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया, अपनी चपेट में ले लिया, ये आर्थिक संकट की शुरुआत जो है वो अमेरिका में ही देखने को मिलती है। पहले बाजारों में 1929 में जनवरी में ही बाजारों में मंदी आनी शुरू हो गई। इस मंदी के क्या कारण थे? इस मंदी के कारणों की पहले बात कर लेते हैं। इस मंदी के कारण यह थे कि जब युद्ध समाप्त हुआ था, हम ऑलमोस्ट 10 साल आगे जा चुके हैं। हम 1929 की बात कर रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध 1919 में समाप्त हो चुका है। सो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ये जो सभी यूरोपीय देश थे, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इन्होंने जो कदम उठाए, उनमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेजर्स विच दे टुक वर कि हम जो आयात है उसकी दरें जो हैं, आयात पर हम रोक लगाएंगे, या आयात पर जो भी टैक्स लगता है उसकी दरें जो हैं हम बढ़ा देंगे। तो इफ यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ, it is important to understand few economic concepts at this time। क्योंकि ये लोग अगर यूरोप के जो देश हैं वो अमेरिका से जो सामान इन देशों में आ रहा था, अगर ये वो सामान खरीदते रहते तो ये जितना भी पैसा इनकी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो रहा था, ये वो पैसा अमेरिका से खरीदे हुए सामान को खरीदने में व्यर्थ कर देते, उसको खर्च कर देते। सो ऑल दीज यूरोपियन नेशंस ट्राइड
to make their own economies self-sufficient, and Europe was to a very large extent very self-sufficient. और जब भी आर्थिक मंदी का दौर आता है, तब आम जो लोग हैं वो लग्जरी की चीजें लेकर ना खरीद कर जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो आम जनजीवन के लिए जो सबसे ज्यादा जो चीज हैं, जो खाद्यान्न है, जिनमें अन्न हो गए, जिसमें सब्जियां हो गई या मांस हो गया, तो जो डिमांड ऑफ कमोडिटीज इज लिमिटेड टू दीज वेरी बेसिक कमोडिटीज, इन्हीं तक सीमित होकर रह जाती है। अ, क्योंकि ये जो दौर था, ये आर्थिक मंदी का दौर था, जो विश्व युद्ध के बाद का जो दौर था, उसमें जो अर्थव्यवस्था थी उसको ठीक करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए यूरोपीय देशों ने ये सोचा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत अगर करना है, तो हमें जो आयात हमारे यहाँ हो रही है अमेरिका से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से जो भी सामान आ रहा है, उसकी जो आयात हो रही है, अगर वो इसी तरीके से आता रहा, तो हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं या हमारे जो किसान हैं, उनका जो उत्पादन है वो उसकी मांग नहीं होगी, क्योंकि वो उसके मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा लगेगा। बिकॉज अमेरिका वॉज प्रोड्यूसिंग बम्पर स्टॉक्स ऑफ फूड कमोडिटीज, अमेरिका वॉज प्रोड्यूसिंग शुगर, अमेरिका वॉज प्रोड्यूसिंग कॉटन, अमेरिका वॉज प्रोड्यूसिंग wheat, it was producing bumper commodities, huge country, बहुत ज्यादा समृद्ध था। और जो कंजम्पशन थी अमेरिका की, वो जो उनके यहाँ पे जो उत्पादन होता था इन सभी वस्तुओं का, और मुख्य रूप से दो तरीके का उत्पादन होता था। एक था कृषि से का जो उत्पादन होता है, जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है वो, और दूसरा जो सामान, जो निर्मित वस्तुएं हैं, जो उपभोग की वस्तुएं हैं, जिसमें गाड़ियां हो गई, जिसमें जो भी उपभोक्ता जो चीजें बाजारों से खरीदते हैं, वो सब चीजें शामिल हो गई। और यूरोप के अगर उद्योगों की बात करें, तो यूरोप में जो उद्योग थे या यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी, वो मुख्य तौर पर भारी उद्योगों से, जैसे कि कोल इंडस्ट्री हुआ, आयरन इंडस्ट्री हुआ, इस पर निर्भर थी। इस पर इट वाज डिपेंडेंट, द बैकबोन ऑफ मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, especially Britain, not so much true for France, was the fact that it was heavily dependent on heavy industries like iron, like coal, whose demand decreased after the First World War. तो अमेरिका जो है, उसकी जो खपत है, जो भी वो उत्पादन कर रहा है, चाहे खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है, चाहे निर्मित वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, वो बहुत कम है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या बहुत कम है। और अगर इतना उत्पादन हो रहा है, और इस उत्पादन को चलते रहने के लिए, द फैक्ट दैट दिस प्रोडक्शन मस्ट कंटिन्यू, एंड नॉट जस्ट इट शुड कंटिन्यू, इट शुड आल्सो रीप इन मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, इससे से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, ये बहुत जरूरी था कि वो ये सारा जो निर्मित सामान है, जो सारा उत्पादन हुआ है खाद्यान्नों को, इनको बेचने में सक्षम रहे। बेचेगा कहाँ पे? यूरोप में बेचेगा। बेचेगा कहाँ पे? एशिया में बेचेगा। तो यूरोप में, क्योंकि यूरोपीय देश इस समय पर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, उसको इन बाहरी जो दबाव हैं उनसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा बड़ी जो रकम है, वो एज लोन जो उन्होंने अमेरिका से ली थी, उसको चुकानी है। तो क्योंकि वो उससे ऑलरेडी जूझ रहे थे, तो उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो आयात है उस पर कर लगा दिया, उस पर की टैक्स लगा दिया कि वहां से नहीं आएगा। क्योंकि अमेरिका से अगर मान लीजिए जो गेहूं है या चीनी है, अगर वो सस्ती आ रही है, तो जो चीनी का उत्पादन फ्रांस में ही हो रहा है या ब्रिटेन में ही हो रहा है, उसकी मांग कम होगी, क्योंकि वहां पर जो निर्मित जिस चीनी का, जिस गेहूं का उत्पादन हुआ है, वो अमेरिका से आए हुए सामान के मुकाबले में महंगी है। सो टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडिजिनस फार्मर्स, टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, उन्होंने बाहर से आ रहे जो आयात हो रहा था सामान, उसमें रोक लगाने की कोशिश की। और ये अभी बहुत कम हो रहा है, और धीरे धीरे हम बात करेंगे यही कैसे आगे चलता रहा, और ये जो संकट है, आर्थिक जो संकट है, वो और ज्यादा व्यापक होता गया, और ज्यादा बढ़ता गया। सो एट दिस टाइम, बिकॉज द डिमांड रिड्यूस, सो अमेरिका के ऊपर इसका सीधे तरीके से प्रभाव पड़ा। अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज थी, जो उत्पादन का, जो निर्मित सामान बना रही थी, उनका उत्पादन कर रही थी, अमेरिका के जो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, वहां कर जो किसान है, उसके सीधे तरीके से उसकी जो खर्च करने की जो क्षमता है, उस पर इसका प्रभाव पड़ा।
And so this created a sense of depression, as not to a great extent as what we are going to see in 1929, but 1929 की शुरुआत में ही ये देखने को मिल गया था कि मंदी का जो एक दौर है वो कृषि में भी, एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री में भी देखने को मिल गया था, जहां पर जो प्रोड्यूस है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया गया है. वॉट एवर थिंग्स कमोडिटीज दे वर प्रोड्यूसिंग, दे हैड क्रिएटेड और प्रोड्यूस दैट इन इनॉर्मिटी. उसका इतना ज्यादा उत्पादन हो गया है जिसकी मांग ना तो घरेलू मांग है, ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतनी मांग हो रही है. तो अगर बिकेगा नहीं तो वर्करों को तनख्वाह कैसे दी जाएगी, उनका वेतन कहां से आएगा. सो ये जो संकट है इसकी शुरुआत तभी से हो गई थी. और क्योंकि जब यूरोप युद्ध लड़ रहा था, तो आपको मैंने जैसा कि बताया था कि अमेरिका जो है इस युद्ध को फंड कर रहा था, इस युद्ध के लिए लोन दे रहा था. तो ये जो लोन जो है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स आ रहे थे युद्ध के दौरान भी, युद्ध के बाद भी, जर्मनी को, कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके, युद्ध में जो उसको हर्जाना, युद्ध का जो चुकाना है उसको दे सके. सो अमेरिका वाज एडवांसिंग अ लॉट ऑफ loans to Europe in the early 1920s, in the late 1910s and the early 1920s. तो इससे अमेरिका के अंदर भी एक आर्टिफिशियल बूम सा आ गया था, और इसका सीधा सीधा जो असर है वो अमेरिका की स्टॉक मार्केट पे पड़ा था. स्टॉक मार्केट इन अ वेरी सिंपल सेंस क्या होता है स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट होता है, कंपनी होती हैं अगर जो किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रही हैं, और उनको अगर अपने कैपिटल को, अपनी पूंजी को जो बढ़ाना है, या खुद अगर जो कंपनी के ओनर्स हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आम लोगों से कहते हैं आप हमारी कंपनियों के शेयर खरीद लीजिए और आप इसमें इतना इन्वेस्ट कर दीजिए, आज ये शेयर इतना सस्ता है, कल को जब हमारी कंपनी मुनाफा कमाएगी ये और ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो आज जो आप 10 रुपए का शेयर खरीद रहे हैं वो आगे चलकर 1000 रुपए का हो जाएगा, 10,000 रुपए का हो जाएगा. सो सीधे तरीके से एक जो आम जो व्यक्ति है उसको आर्थिक रूप से समृद्ध करने का एक सपना सा वो देख सकता है इस स्टॉक मार्केट के जरिए. सो this there was this boom in not just in the sectors of agriculture, in industry, but also in the stock market. कि बहुत ज्यादा आम लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे स्टॉक मार्केट में उसमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे थे. और ये जो है, जो कंपनी का जो रियल एसेट्स हैं, कि मान लीजिए अगर किसी भी एक टाइम पे अगर 10,000 लोगों ने उस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, और एक किसी भी दर पर 10 रुपए प्रति शेयर, या 100 रुपए प्रति शेयर पे किसी भी दर पर उस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, तो किसी भी ऐसे समय पे जो अगर वो सभी व्यक्ति अगर अपने शेयर को बेच के अपना जो पैसा है उसको वापस प्राप्त करना चाहें, तो वो जो कंपनी है उसको पे करने में सक्षम नहीं होगी. तो ये जो इंटायर जो ये एक तरीके का एक बबल है, एक एक बलून है, कि आप इन्वेस्ट करते जाइए, और जितनी उसकी कंपनी की रियल असेट्स होती हैं, जो उसकी जमीनी तौर पे जो मुनाफा है, या जितनी उसके पास प्रॉपर्टी है, या जितना प्रॉफिट हो रहा है, वो उस कंपैरिजन में नहीं होता जितना लोग वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और अगर वो कंपनी आखिर में अगर बिकने को आए तो बहुत सारे लोगों को उनके वो जो शेयर जितना वो सोच रहे थे उतना पैसा वापस नहीं मिलेगा. द सेम इज द थिंग विच हैपेंड इन 1929, specifically on 24th October 1929, a day which is known as the Black Thursday internationally. तो ये जो देश है, ये जो दिन है, इसको ब्लैक थर्सडे कहा गया. ये दिन था 24 अक्टूबर 1929 का, जिसमें जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो गया. स्टॉक मार्केट क्रैश होने का क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों ने अपना जो शेयर हैं वो बेच के, उनको लगा कि ये जो जो देश है वो मंदी से ये जो मंदी है इसका असर सीधे तरीके से हमारे स्टॉक्स पे पड़ेगा, जो हमारे शेयर्स पे पड़ेगा जो हमने खरीदे हुए हैं, तो क्यों ना हम इन्हें बेच के वापस ले लें. तो ऐसे लोग जिनको कल तक अपने शेयर के भाव 1000 रुपए मिल रहे थे, 10,000 रुपए मिल रहे थे, उन्होंने बहुत नॉट, आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया, वहां पर तो डॉलर में मिल रहे थे ऑब्वियसली. सो
जितने भी उनके शेयर की जो वैल्यू थी उससे बहुत कम वैल्यू पे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ अपने शेयर बेचकर अपना पैसा वापस लेने के लिए आ गए दिस पर्टिकुलर डे ऑफ 24 अक्टूबर 1929। ये जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गया क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो इन सभी लोगों को इनका जो जो भी इनकी रकम है वो वापस कर सकें। एंड नॉट जस्ट एट द वैल्यू एट विच इट वाज यस्टरडे, या जो उनके शेयर की जो वैल्यू चल रही थी उसी पर नहीं, बल्कि दाम बहुत ज्यादा गिरने के बावजूद जो दाम था शेयरों का उसमें 75% की गिरावट आने के बाद भी अगर 25% पर भी अगर वो शेयर अपने बेचने को तैयार हुए तो उन शेयर्स को खरीदने वाला कोई नहीं था। So the company is not going to buy. If you are selling, someone else should be able to buy it. अगर आप बेच रहे हैं तो कोई और उसे खरीद रहा होना चाहिए, तभी तो स्टॉक मार्केट में आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। तो ये खरीदने वाला कोई नहीं था, सभी बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से इन सभी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम हो गई। स्टॉक मार्केट क्रैश हुई और इस स्टॉक मार्केट से धीरे-धीरे जो है जो इस आर्थिक संकट की जो शुरुआत है जो इस स्टॉक मार्केट से होते हुए पूरे के पूरे पहले अमेरिका में, पहले इसके बाद बैंकों पर इसका असर पड़ा जब सभी लोग बैंक चले गए, क्योंकि अब उनके पास पैसे नहीं थे अपने रहने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए। तो उन्होंने बैंकों में जाकर जो उनकी अपनी जमा की हुई राशि थी उसको जब वापस निकालने की कोशिश की गई तो बैंक के बैंक क्रैश कर गए। लगभग 5,000 जो बैंक हैं अमेरिका के वो 1929 से लेकर 1931-32 के दौरान लगभग 5,000 जो बैंक हैं अमेरिका के वो क्रैश कर गए। वो बैंक बैंक ही बैंकरप्ट हो गए, बैंक के पास ही पैसा नहीं बचा और जो उपभोक्ता हैं उनको कहा गया, जो कंज्यूमर्स थे बैंक के जिन्होंने डिपॉजिट किए हुए थे बैंक में पैसे, उनको ये कहा गया कि बैंक आपको ये रकम अभी चुकाने में सक्षम नहीं है। अभी हाल ही में हिंदुस्तान में भी कुछ बैंक्स के साथ ऐसा हुआ है। सो दिस इज यू कैन रिलेट इट टू व्हाट the anxiety it creates in the sense of anxiety it creates in consumers when they are told कि जो पैसा जो रकम उन्होंने बैंक में जमा कराई थी वही उनको वापस नहीं मिल पाएगी। I want to show you some of the pictures. We can continue uh, the discussion, but थोड़ी सी पिक्चर्स देख लेते हैं हम कि कैसा कैसा लग रहा था ये जो आर्थिक संकट है जो पूरे विश्व में आ गया था, and then we shall continue to give us a break also. दीज आर जस्ट द इमेजेस, ये जो सभी जो इमेजेस हैं ये इंटरनेट से ही ली हुई हैं। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो आप लोग देख पाएंगे। जी, ये देखिए ये जो लोग हैं ये सभी लोग बैंकों के बाहर लाइनें लगा के खड़े हैं। अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये फ्री सूप और डोनट्स बाँट रहे हैं, बाँटे जा रहे हैं क्योंकि लोग जो थे उनके पास खाने को पैसे नहीं थे और उस समय के अमेरिका में, उस समय के यूरोप में जो बेरोज़गारी भत्ता है या तो वो नहीं दिया जाता था या बहुत कम दरों पर दिया जाता था। तो एक भुखमरी का जो माहौल है वो फैल गया क्योंकि लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी कि वो कुछ कमा कर खा सकें। सो दे यूज्ड पीपल यूज्ड टू सर्वाइव ऑन चैरिटी। These are Americans and Europeans in 1920, 1929, 1930। तो 1930 के दशक में ये अमेरिका के चित्र हैं। फ्री कॉफी एंड डोनट्स, ये देखिए फ्री कॉफी और डोनट्स मिल रहे हैं तो उसकी लाइन में कितने लोग लगे हुए हैं। ये कुछ ऐसे साइन बोर्ड्स, मेरे कर्सर को अगर आप ध्यान दें, ऐसे साइन बोर्ड्स जहां पर बहुत सारे जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, उनको जो नौकरियों से निकाल दिया गया क्योंकि
जो भी उत्पादन, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि जो भी उत्पादन है वो ऑलरेडी हो चुका है और इतना उत्पादन होने के बाद भी जो उत्पादित जो वस्तु हैं उनकी मांग नहीं है। तो अगर पहले से इतना सारा जो स्टॉक है, इतना सारा जो इन्वेंट्री है, अगर वो इकट्ठा हो गया है और वो बिक नहीं रहा है, तो कंपनियां अपने मजदूरों को, अपने श्रमिकों को, अपने मैनेजर्स को तनख्वाह नहीं दे पाएंगी। So these are the signboards which these many of these industries would put outside. Jobless men keep going. We can't take care of our own. तो अगर आप बेरोजगार हैं तो आप यहाँ आने की मत सोचिए, क्योंकि हम अपने ही जो हमारे यहीं जो मजदूर काम कर रहे हैं, हम उनको इस समय पर तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। look at these people, wanting jobs. इस अगर आप इस पिक्चर को देखें, wanted job, people are out on the streets, अपनी एज क्या क्या कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर आप चित्रों को देखें तो कितने ज्यादा दुबले ये लोग लग रहे हैं। एक बच्चा इस फोटो में आपको दिखेगा राइट साइड पे। Why can't you give my dad a job? आप मेरे पिता को नौकरी क्यों नहीं दे सकते? सो ह्यूज मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे आप सिर्फ आपको गूगल करने की जरूरत है ग्रेट डिप्रेशन इंटरनेट पे, और आप देखेंगे कि कितनी सारी इंडस्ट्रीज, बैंक्स जो थे वो इस दौरान बिल्कुल ही बंद हो गए। जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जो बेरोजगारी है वो लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गई। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस समय के बारे में कही जाती है कि I'll just share a few more pictures. So if you see, this is American Union Bank. ये यहाँ पर अमेरिकन यूनियन बैंक है और ये अमेरिकन यूनियन बैंक के बाहर भीड़ लगी है अपना पैसा वापस लेने के लिए। People have gathered outside the American Union Bank to collect the money, to get back the money which they had deposited in the bank at some point of time. If you look at this, to just to give you a sense of कि कितनी गरीबी, कितनी बेरोजगारी उस समय पर थी। ये देखिए, एक महिला अपना मुंह छिपा रही हैं और उन्होंने बाहर नोटिस लगाया हुआ है कि 4 जो बच्चे हैं उनको वो बेचने को तैयार हैं। So people were willing to sell their children because they could not take care of their own children. There was this desperate need for money. पैसा बिल्कुल भी नहीं था। और बहुत सारे उस समय के जो समकालीन जो लोग थे, इकोनॉमिस्ट थे, एक बहुत पॉपुलर सेइंग है कि कैसे एक ऐसा विश्व जो है उसकी स्थापना की गई जिसमें बहुतायत के बाद भी इतनी जो है गरीबी है कि इतना सब सामान खाद्यान्न हो। मैं अभी हम बात कर रहे थे कि बिक नहीं रहा है क्योंकि यूरोप ने खरीदना बंद कर दिया है और अमेरिका में तो बहुत ज्यादा उत्पादन था, जितनी उनकी खपत थी उससे कई ज्यादा उत्पादन था। सो चाहे खाद्यान्न हो चाहे निर्मित वस्तुएं हो, वो बहुत ज्यादा जो है वो उनका भंडार लगा हुआ था, पर लोगों के पास, आम लोगों के पास पैसे ही नहीं थे कि वो खरीद सकें। या तो उनके पैसे शेयर बाजारों में डूब चुके थे या उनके पैसे बैंकों में जो उन्होंने डिपॉजिट किए हुए थे वो बैंक क्रैश कर गए थे और वो अपना पैसा वापस नहीं निकाल पा रहे थे। और शेयर बाजारों में डूब गए, बैंकों से वापस नहीं निकाल सकते और रोजमर्रा का अपना जीवन चलाने के लिए नौकरियां भी उपलब्ध नहीं है। सो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें कोई किसी भी तरीके से कोई भी हल नजर नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से किस तरीके से निकला जाए, क्योंकि आम लोगों के पास खरीदने के पैसे ही नहीं है। सो एक तरफ बहुतायत में प्रचुर मात्रा में सभी निर्मित वस्तुएं, खाद्यान्न उपलब्ध हैं और दूसरी तरफ उतनी ही ज्यादा भुखमरी है क्योंकि लोगों के पास इन सामानों को खरीदने का पैसा नहीं है। They did not have any way, any measure to buy the commodities which were rotting. जो खाद्यान्न है वो सड़ रहे हैं, जो निर्मित वस्तुएं हैं वो खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी की खड़ी हैं, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। These are, some of the pictures which I wanted to share. All of it shows how desperate the times were, कि कितनी ज्यादा जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। लोग जो है वो मुख्य तौर पर चैरिटी पे रह रहे थे और जो वर्ल्ड है, पूंजीवादी जो समाज है उससे
अमेरिका की खासकर सोसाइटी को, अमेरिका के समाज को दो भागों में बांट दिया था। एक वो जो पूंजीपति थे, द हैव्स एज मार्क्स यूज्ड टू कॉल देम, जिनके पास जो भी कमोडिटीज हैं वो बहुतायत में है, जो सारा मुनाफा जो है अपने तक रख लेते हैं, और वो जो श्रमिक हैं जो मजदूरी कर रहे हैं उन तक अगर वो मुनाफा नहीं पहुंचेगा तो जो श्रमिक हैं वो जो उत्पादन हो रहा है इंडस्ट्री में उसकी मांग ही नहीं कर पाएंगे। सी इट इज इकोनॉमिक्स, इट इज बेसिक इकोनॉमिक्स, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए, बहुत सीधी सादी सी चीज है। अगर आप आज एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कुछ कुछ किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, और अगर आपको जो उस वस्तु को जो बेच के जितना पैसा अगर मिलता है, अगर उसको एक प्रपोर्शन में आपके साथ शेयर ना किया जाए, आपकी तनख्वाह ना बढ़ाई जाए, तो आप जब इस कंपनी से बाहर जाएंगे, इस मिल से, इस इंडस्ट्री से जब बाहर जाएंगे, आप कमोडिटीज डिमांड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नॉट दैट यू आर ऐसे, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर फरारी बनाने वाला या हर मारुति बनाने वाला जाके बाहर मारुति खरीद रहा है, पर वो कुछ और खरीद रहा है, वो ब्रेड खरीद रहा है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, तो शायद वो जो मारुति है वो ब्रेड बेचने वाला या उसके बच्चों का जो टीचर है, या वो कहीं कहीं और कोई और जो है उस चीज की मांग कर रहा है। सो देयर इज अ सर्कल इन इकोनॉमिक्स, that if you do not pay your workers, the workers are not able to pay, their for their own commodities which they are using. वो अपने राशन का बिल नहीं चुका पाएंगे, अपनी बिजली का बिल नहीं चुका पाएंगे, अपने बच्चों को की फीस नहीं भर पाएंगे। अगर वो ये सब नहीं कर पाएंगे तो आगे वो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड है कि वो आप जो जिस भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं उस चीज की मांग में गिरावट आएगी। एंड दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज, दीज मल्टीनेशनल कंपनीज, दे कीप ऑन इंक्रीजिंग the salary, and it, not just the multinational companies but most of the organizations, वो जो तनख्वाह है, जो वेतन है, उसमें लगातार बढ़ोतरी करते रहते हैं ताकि जो मुनाफा आ रहा है वो धीरे धीरे श्रमिक वर्ग में, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उन तक पहुंचे, ताकि वो चीजों की मांग जो है वो बरकरार रह सके। और क्योंकि इस समय जो है एक, इट इज गिवन समवेयर इन योर नोट्स आल्सो, इट इज गिवन कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में 1930 की से लेकर अगर 1934 तक, 1935, 1938 तक का अगर हम दौर देखें, इन 6, 7, 8 सालों में जो बढ़ोतरी हुई थी प्रॉफिट में, मुनाफे में, वो 72% की बढ़ोतरी हुई थी। 72% इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। नाउ इफ अगर 72% का मुनाफा हो रहा है और ये मुनाफा अगर साल दर साल होता रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस 72% में से कुछ प्रतिशत तो अपने मजदूरों को भी दें, ताकि वो जाकर चीजें खरीद सकें बाजार में। क्यों, तभी तो ये मांग और जो सप्लाई है, द डिमांड एंड सप्लाई चेन कैन कंटिन्यू only when you share this profit, share this the profit that you are getting with your workers। तो 72% का मुनाफा हो रहा था, पर जो मजदूरों के साथ जो शेयर किया गया था वो केवल मात्र 8% उनकी वेतन में वृद्धि हुई थी इन सालों में। अगर 8% ही वृद्धि हुई है तो निश्चित तौर पर जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, वो बाजारों में जाके जो निर्मित वस्तु हैं उनको खरीदने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। So it is all connected. So the fact that and that is the reason why all these commodities, all this produce was lying with the producers, with the industrialists, उन्हीं के पास ही बचा हुआ था, क्योंकि वो उन्होंने ये जो मनी है इसको दोबारा अपनी इकोनॉमी में, अपनी अर्थव्यवस्था में वापस नहीं शामिल किया था। और जब मजदूरों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो इस चीज को, इन सभी वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे। So this is what happened in America. We have talked about the crashing of the stock exchange, the Wall Street में जो stock exchange है, कि कैसे वो 24 अक्टूबर को, जो वीरवार का दिन था जिसको ब्लैक थर्सडे भी कहा जाता है, उस दिन वो क्रैश कर गया। धीरे धीरे जो है ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ते बढ़ते बैंक्स तक पहुंची, और बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो कोलैप्स कर गए, और एक पूरी जो इकोनॉमिक कंडीशन है अमेरिका की, वो बहुत ही ज्यादा खराब होती चली गई, बद से बदतर होती चली गई।
नाउ दिस अमेरिकन डिजास्टर, ये जो अमेरिका में जो भी मंदी आ रही थी, अमेरिका में जो भी ये परेशानी आ रही थी, इसका एक सीधे तरीके से जो असर था वो यूरोप पे भी होना स्वाभाविक था। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका में मंदी आ रही है तो अमेरिका जो है जर्मनी को लोन नहीं दे पाएगा। अगर जर्मनी को लोन नहीं दे पाएगा, ना सिर्फ लोन नहीं दे पाएगा बल्कि अपने पिछले लोन भी वापस मांगेगा, क्योंकि वो कम शॉर्ट टर्म लोन से एक कम समय वृद्धि के कम समय काल के लिए लोन दिए गए थे। कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं दिया गया था। जो ऋण दिया गया था वो किसी लंबी अवधि के लिए नहीं दिया गया था। शॉर्ट टर्म लोन्स दिए गए थे। सो अमेरिका इज गोइंग टू ask for these loans back, and they realize that and also during this time, and Germany will not be able to, obviously will not be in no condition to pay for the loans that it had asked for. Not just जो लोन है वो नहीं पे कर पाएगा, बल्कि जो जिसकी हमने शुरुआत में बात करी थी कि जो हर्जाना जर्मनी को चुकाना था प्रथम विश्व युद्ध में जो भी विनाश हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप जो भी हर्जाना हानि की जो पूर्ति करनी थी जर्मनी को, वो उसकी भी रकम को चुकाने में असमर्थ रहा। और धीरे धीरे जो आर्थिक मंदी है ये अमेरिका के जरिए यूरोप पे पड़ी, और यूरोप में भी एक आर्थिक मंदी का एक नया जो दौर है वो शुरू हो गया। तो इसके फैलने का क्या कारण था यूरोप में? आई आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये जो लोग हैं ये कनेक्टेड हैं। अगर अमेरिका में प्रॉब्लम आएगी, और इससे पहले या विश्व के ऐसे बहुत से देश हैं जिन पर इसका इतना ही असर नहीं होगा जितना अमेरिका पे हुआ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आई उसका यूरोप के कई देशों पे एक सीधा असर हुआ। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो सीधे तरीके से अमेरिका की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई थी, किसी ना किसी तरीके के लोन के जरिए जो उन्होंने ऋण लिया था अमेरिका से। चाहे वो जर्मनी ने अपनी हानि पूर्ति चुकाने के लिए ऋण लिया हो, चाहे वो ब्रिटेन ने, फ्रांस ने युद्ध लड़ने के लिए ऋण लिया हो। केवल जो एक एक जो देश है, जो यूरोपीय जो देश है, जो इस डिप्रेशन से, इस आर्थिक संकट से अपने आप को दूर रखने में सक्षम रहा, वो था संयुक्त राष्ट्र, जो पहले सॉरी सोवियत संघ, जो अपने आप को इस संकट से दूर रखने में सक्षम रहा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही जैसे बताया था कि जब वहां पे बोल्शेविक क्रांति हुई तो उन्होंने कह दिया कि जो भी जब जार का रूल था रूस में, तो उन्होंने जो भी लोन लिए थे, जो भी ऋण लिए थे, हम उनको नहीं चुकाएंगे। और इस समय पर जब विश्व में आर्थिक मंदी का दौर था, इस समय पर रशिया में जो स्टालिन रूल कर रहे थे। ही वॉज द he was the person who was in power in यूएसएसआर, सोवियत संघ में वो पावर में थे, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में किया हुआ था। और इसके चलते रशिया पे, सॉरी सोवियत संघ पे इसका सबसे कम असर देखने को मिला। पर जो बाकी के जो देश थे, जो उनकी अर्थव्यवस्था अमेरिका से जुड़ी हुई थी, उनके अर्थव्यवस्था पे इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि अब वो जो देश हैं वो उनको वही द फैक्ट दैट वी डिस्कस्ड इट अ लिटिल अर्लियर कि अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत कैसे हुई थी, अब उसी को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अब अमेरिका जो है, अगर उसका सामान अपने निजी बाजारों में नहीं बिक रहा है तो बाहर बेचने की कोशिश करेगा, बाहर के देशों में बेचने की कोशिश करेगा। अगर वो बाहर के देशों में बेचने की कोशिश करेगा, ब्रिटेन में बेचने की कोशिश करेगा या फ्रांस में बेचने की कोशिश करेगा, तो फ्रांस के जो निजी उद्योग हैं, वहां पर जो उत्पादन हो रहा है वो वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे। एंड ऑल्सो दे बिकॉज Germany, because sorry, Britain and France already had to pay America for the loans it had taken in during the war. उनको already जो उन्होंने ऋण ले रखा था उसको चुकाना था। उसके ऊपर अगर वो इन अमरीकी जो भी सामान है, जो भी निर्मित वस्तुएं हैं, अगर उनकी आयात होती रहती है और अगर लोग उन्हें खरीदते रहते हैं, तो उनको अब इसके बदले में भी पैसे चुकाने पड़ेंगे। दे विल हैव टू पे अमेरिका बैक इन डॉलर्स। तो अमेरिका पाउंड में पैसा नहीं लेने वाला है, अमेरिका अपनी करेंसी में पैसा लेगा। दिस इज हाउ इंटरनेशनली द करेंसी वर्क्स, दैट वी आर गिविंग द लोन्स, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, और जब वापस ये लोन आएगा तो भी डॉलर में ही आएगा। तो जब अमेरिका का ये जो सामान है, जो
जब अगर इसकी मांग बढ़ती ब्रिटेन में और फ्रांस में, तो उनको इसको अब डॉलर्स में ही चुकाना पड़ता। पर ये जो डॉलर थे ये बहुत ज्यादा जरूरी थे उनका जो पुराने जो लोन चल रहे थे उनको चुकाने में। But by the early 1930s itself, by 1931, by 1932, most of the European countries realized that they will be incapable of paying this the installments. तो शुरुआत में पहले उनको एक मोरेटोरियम की स्थिति दी गई, एक मोरेटोरियम का ऑप्शन दिया गया, जहां पर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने एक रोक लगा दी कि जर्मनी जो है अभी जो उसको हर्जाना देना है ब्रिटेन को, फ्रांस को, क्योंकि अभी मंदी का दौर चल रहा है, तो उस पर हम कुछ वक्त तक के लिए रोक लगा देते हैं। तो उन्होंने जो कुछ हद तक के लिए रोक लगाई ताकि स्थिति जो है वो थोड़ी मजबूत हो सके, स्थिति जो है जब तक जर्मनी इस रकम को चुकाने में सक्षम नहीं हो जाता है तब तक के लिए उस पर रोक लगाई। तो ये पहले ये रोक लगी और उसके बाद जो है अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ these nations realize that they are not in the capacity to pay back the loans that they had already taken. So उनके पास इन लोन्स को चुकाने के लिए पैसे नहीं है। अमेरिका जो है वो अपना सामान नहीं बेच पा रहा है, तो अमेरिका के पास इस सामान के बदले में भी कोई पैसा नहीं आ रहा है। ये जो यूरोपीय जो देश हैं, इनमें और क्या-क्या परेशानियां थी इसके चलते, उसकी अब बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यूरोप पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, यूरोपीय देशों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, जो जो भी आर्थिक मंदी अमेरिका के चलते हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चलते यूरोप तक पहुंची थी, तो यहाँ पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। उससे पहले जब मैं बात कर रहा था कि द आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द साइकिल इन व्हिच हाउ द यूरोपियन नेशंस वर attached to the economy of the European countries like Britain, like France, like Germany was attached to that of America. कैसे जो भी अमेरिका में हो रहा था उसका प्रभाव इन सभी देशों पे होना वो जो है वो स्वाभाविक था। I told you that they had to repay the loans which they had earlier either taken earlier during the war, or the loans which they were taking now to which Germany was taking now to repay Britain. तो इन सब के चलते जो अमेरिका है उसको ये पैसा जो है वो वापस करना था। अब अमेरिका को जो पैसा वापस करना है, ये पैसा कैसे वापस होगा? दिस मनी विल बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। एक गोल्ड रिजर्व के में ये पैसा अमेरिका को वापस किया जाएगा। एंड देयर इज समथिंग नोन एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। जो सोना है उसका एक स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है, जो पैसे के लिए जो भी आपका जो पेपर करेंसी है, जो नोट जो है, जो आपकी अर्थव्यवस्था में जो करेंसी चलती है, उसका एक उसको उसका एक सोने में सोने की एक वैल्यू होती है। दिस इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि उस समय पर ये जो आर्थिक परेशानियां चल रही थी उससे उससे किस तरीके से इन सभी देशों ने अपने आप को निकालने की कोशिश की। Uh, at that time, because all these loans were to be repaid back to America, क्योंकि ये जो सभी लोन हैं ये अमेरिका को वापस करने थे, और कैसे वापस करने हैं? अमेरिका को सोने के रूप में वापस करने हैं। They will have to repay in terms of gold. तो ये जो सारा सोना है पूरे विश्व का, वो कहीं ना कहीं से होते हुए अमेरिका पहुंच रहा था, और धीरे धीरे जो था ये एक चिंता का विषय बन गया था सभी देशों में। इट इज इम्पोर्टेंट, इसका जो सोल्यूशन है वो यहीं से निकल के आएगा कि ब्रिटेन ने क्या सोल्यूशन लिया अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए। दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट। तो ये जो सारा सोना था ये कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में, बिकॉज ये सारा जो लोन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए हो या चाहे अंतर्राष्ट्रीय ऋण के रूप में हो, ये सारा जो है कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से जुड़ा हुआ था। तो ये सारा जो लोन है वो वापस अमेरिका आना था। तो इसीलिए जो सारा जो गोल्ड है विश्व का, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, it had to make its way to America because America was expecting all these payments back, जो वापस अमेरिका वापस जर्मनी को लोन में दे रहा था। So this तो इसके चलते ये जो सोना है, क्योंकि
अर्थव्यवस्था से बहुत ज़्यादा जो सोना है वो बाहर जाता जा रहा था। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया जो ब्रिटेन ने, स्पेशली ब्रिटेन इज़ द वन व्हिच केम अप विद दिस सॉल्यूशन। नाउ बैक इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में का जो की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था में जो पैसा है वो कैसे उसको सोचा जाता है कि हम इतने नोट छापेंगे और इन नोटों की क्या वैल्यू है, क्यों जो लोग हैं वो इस पेपर करेंसी को मानना शुरू हो गए। इफ यू लुक एट द करेंसी नोट्स व्हिच यू हैव, इट सेज दैट इट इज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि इट गारंटीड है कि इसकी वैल्यू जो है पेपर की 100 रुपए है। तो ये करेंसी की ये शुरुआत में सोने से आई कि जो सोना है उसकी एक तय क्वांटिटी मान लीजिए 1 किलो सोना, ये कहा रख दिया गया कि ये जो 1 किलो सोना है ये फॉर आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि ये 1 किलो जो सोना है वो 500 पाउंड्स के बराबर है। ठीक है, तो आपको हम ये 500 पाउंड दे रहे हैं पेपर करेंसी में। और आप कोई लोग क्यों मानेंगे कि ये तो पेपर है, हम इसको कैसे मान लें, इसकी इतनी वैल्यू है। ठीक है, आपको जब इस पेपर के बदले में ये गोल्ड चाहिए होगा तो 500 पाउंड के बदले में ये गोल्ड हम आपको वापस कर देंगे। सो यू कैन पे द मनी एंड टेक दिस गोल्ड बैक। Uh, the gold is what guaranteed the paper currency. Now, because this economic problems were rising, a number of people in Britain started asking for gold, which backed the paper currency at that time, both in तो हम बात कर रहे थे कि कैसे ये जो करेंसी है इसकी एक गोल्ड की वैल्यू जो है वो दी जाती है, एक रखी जाती है कि इतना जो गोल्ड जो है वो एक सिक्योर है कि आप कभी भी जब भी आप इस पेपर करेंसी के जरिए के बदले में गोल्ड जो है वो लेना चाहेंगे तो उतना गोल्ड आपको दे दिया जाएगा। बट क्योंकि अब अर्थव्यवस्था इतनी बुरे दौर से गुजर रही थी और लोग जो हैं उन्होंने अमेरिका में भी और यूरोप में भी ब्रिटेन में भी अपने जो पैसा है उसके बदले में दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर गोल्ड इन रिटर्न, उन्होंने सोने की मांग करना शुरू कर दिया। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच इनिशियली ब्रिटेन ने एक स्टेप लिया, वो ये लिया कि वो कैसे जो अपनी करेंसी है उसको डी वैल्यू कर देगी कि पहले जो 1 किलो सोना था वो अगर 500 पाउंड के में आ जाता, अब हमने आपकी करेंसी को डी वैल्यू कैसे कर दिया, अब उतना ही सोना खरीदने के लिए आपको 1000 पाउंड देने पड़ेंगे या 750 पाउंड देने पड़ेंगे। सो द करेंसी रिमेन्स द सेम, नोट अभी भी उतना ही है। तो उसको डी वैल्यू कैसे किया कि सोना अभी भी उतना ही है। पहले आपको अगर हम वो सोना जो हमने कहा था कि 1 किलो सोना है आपको 500 पाउंड में हम रख रहे हैं, जब भी आपको लेना हो तो ये वापस करके हमसे सोना ले जाइएगा। नाउ अब उतना ही सोना लेने के लिए आपको जो है वो इट इज ऑपोजिट, जो हम सोचते हैं पैसे का सोने का दाम बढ़ रहा है आज। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ताकि आपको समझ में आए कि सोने का दाम बढ़ रहा है, तो इसको विपरीत समझ लीजिए कि सोने का दाम उतना ही है, हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ट्राइड टू डू एट दैट टाइम कि उन्होंने करेंसी को डी वैल्यू करना शुरू कर दिया कि करेंसी की ही हम वैल्यू घटाते रहते हैं और जिसके जरिए जो है ये जो सोना है ये कम बाहर जाएगा। बट इन एनी केस दिस मनी वाज गोइंग दिस गोल्ड वाज गोइंग टू अमेरिका। और धीरे धीरे दोनों ही देशों ने, अमेरिका ने भी और ब्रिटेन ने भी और विश्व के काफी सारे और जो देश हैं, राष्ट्र हैं, उन्होंने दिस गोल्ड स्टैंडर्ड जो है इसको छोड़ दिया, इसको दे स्टॉप्ड दिस इकोनॉमिक thing of guaranteeing gold in return of your currency. So they have opted out of this particular strategy or phenomenon, whatever it is. uh, so this is one of the measures which Britain took at that time कि अपनी करेंसी को, अपने यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कि जो करेंसी है उसको डी वैल्यू करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटेन में भी जो इस ये जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, जो जो भी आर्थिक संकट आया था,
उसकी वही दशा देखने को मिली, उसका वही रूप देखने को मिला जैसा कि अमेरिका में था। वहाँ पर भी उतने ही उसी दर पर जो है वो लोग नौकरियों से बाहर निकले, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कई सारे उद्योग जो हैं वो बंद हो गए, लोग अपने वर्करों को वेतन नहीं दे पा रहे थे, इत्यादि। ना इसका जो एक कारण है जो यूएस में भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी जो इसका एक कारण था, वो कहीं न कहीं हमें जो 19वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी में है, उसके हमने उसका एक जो कारण है उसकी तो हमने बात की थी कि कैसे जो उद्योगपति हैं, वो जो भी उद्योगों से मुनाफ़ा हो रहा है, उसको मज़दूरों तक नहीं पहुँचा रहे हैं। सो इफ द वर्कर डज़न्ट हैव द कैपेसिटी टू बाय, तो वो जो पैसा है वो कहीं न कहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एकत्रित होना शुरू हो जाएगा पूंजीपतियों के हाथ में। Another reason was also the mechanization, the technological advances, कि जिस तरीके से नई-नई मशीनों के द्वारा नई-नई जो टेक्नोलॉजी जो है उसका जो यूज़ होने लगा बोथ इन अमेरिका एंड इन यूरोप, कि जहाँ पहले जो खेती करने में 20 लोग चाहिए होते थे, अब 2 लोग चाहिए, या जिस जो मशीन किसी भी तरीके के उद्योग में पहले अगर 20 वर्करों की ज़रूरत होती थी, तो अब सिर्फ 10 मज़दूरों की, 10 श्रमिकों की ज़रूरत है वहाँ पर। तो ये जो 10 लोग हैं जो काम से बाहर हो गए हैं, चाहे वो कृषि से हुए हों, चाहे वो उद्योगों से हुए हों, ये बेरोज़गार होते जा रहे हैं। और जैसे-जैसे ये लोग धीरे-धीरे बेरोज़गार होंगे, इसका सीधा जो असर है, वो इन उद्योगों पर पड़ेगा। So even the informal economy, the unemployment of any kind in an economy affects affects the even the most established rich class also, because अगर इन लोगों के पास नौकरियां नहीं है, वेतन नहीं है, तो वो जो भी उत्पादन की वस्तुएं हैं उनकी मांग नहीं कर पाएंगे, और अगर इन उत्पादित वस्तुओं की, निर्मित वस्तुओं की मांग नहीं हो पाएगी, तो उनका उत्पादन नहीं रहेगा, और जो पूंजीपति भी हैं, जो उद्योगपति भी हैं, वो भी इनसे मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, निरंतर नहीं कमा पाएंगे। जितना एकत्रित कर लिया है, वो तो कर ही लिया है। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो इससे निकलने के लिए क्या-क्या कोशिशें की गई, मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन जो था वो कैसे अपने आप को, अपनी जो करेंसी है उसको डीवैल्यू कर रहा था। ये उन्होंने शुरुआत में डीवैल्यू करने की कोशिश की। उसके साथ-साथ उन्होंने उनके यहाँ पर जो घरेलू जो उद्योग हैं, घरेलू जो उत्पादन है, वो उसको मजबूत करने के लिए कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सोना ना पहुँचे अमेरिका के पास। और एक समय आगे ऐसा आ गया था 20वीं शताब्दी में ही, जब पूरे विश्व का जो सबसे ज़्यादा जो सोना था, वो अमेरिका के पास पहुँच चुका था। तो अब जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की, ये जो सभी राष्ट्र हैं अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर जो सत्ता है उसमें बदलाव आता है, वहाँ पर जो लेबर पार्टी है उसके मेंबर्स जो हैं वो जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो एक नेशनल गवर्नमेंट का, राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें हर पार्टी से कुछ-कुछ जो 3 मेजर थे उनके लोग उसमें शामिल हुए। पर जो लेबर पार्टी के मेंबर्स थे उनको वो जो भी चीज़ें लेकर आने की, जो भी बदलाव लाने की कोशिश की जा रही थी ब्रिटेन में, वो उनको सही नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया। So all the nations were trying to evolve some kind of strategy to secure the gold from going out to America, and also to to survive, कि किसी ना किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को चलता तो रखें, कि बेरोजगारी इतनी भी ना बढ़ जाए कि ये अर्थव्यवस्था ही एकदम बैठ जाए, जैसे जैसे अमेरिका की बिल्कुल बैठ गई थी। तो अमेरिका भी कोशिश कर रहा था उसको वापस पटरी पर लेकर आने की। इसमें जो एक अलग जो स्टोरी है, क्योंकि कई बारी जो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है वो अलग-अलग यूरोपीय देशों के क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस इकोनॉमिक डिप्रेशन का, उसके बारे में भी आता है। फ्रांस को अगर हम देखें, तो फ्रांस पर इसका इकोनॉमिक डिप्रेशन का इस आर्थिक संकट का जो प्रभाव पड़ा, वो थोड़ा देरी से पड़ा। 1934, तो लगभग जब
1932 से लेकर 1934 के बीच में फ्रांस पर इसका प्रभाव पड़ा, और देरी से प्रभाव पड़ने की एक जो कारण था वो यह भी था कि फ्रांस के पास सोने के जो रिजर्व थे, सोने की जो खाने थी, जो रिजर्व थे, वो बहुत ज्यादा थे। तो वो बहुत टाइम तक सोना दे सकता था। So, because it had a number of gold reserves in itself, it could continue to pay. And also, फ्रेंच इकोनॉमी, जो फ्रांस की जो इकोनॉमी है, जैसे मैंने ब्रिटेन की इकोनॉमी की, जब वहां की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा था, तो मैंने बताया था कि किस तरीके से ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो हैवी इंडस्ट्रीज पे, कोल पे, आयरन पे, कॉटन पे बेस्ड थी, बट जो फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक बहुत ही बैलेंस्ड अर्थव्यवस्था थी, जिसमें कृषि और उद्योगों के बीच में एक बहुत अच्छा बैलेंस जो था वो इस्टेब्लिश था। सो दैट इज बिकॉज इट वाज अ वेरी बैलेंस्ड इकोनॉमी, फ्रांस फेल्ट the effect of this economic depression a little later than other European countries. But it did start feeling this effect from the 1932 onwards, जब उनको भी इस बात का एहसास हो गया कि हम बहुत समय तक अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसे ही चलता नहीं रख पाएंगे, कुछ कदम उठाने की जरूरत है. And this is also linked to, I'm jumping a little bit, but this is also linked to how the world was late 1930s. 1939 is when Hitler comes to power in Germany. तो कैसे जो धीरे धीरे जो यूरोप है वो एक फासीवादी, नाजीवादी जो समाज है, राष्ट्र हैं, उनकी तरफ बढ़ रहा था. लोग फासीवाद से जो है वो ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, उस तरीके की सोच से. और ये सोच भी उनमें आ रही थी कि कैसे जो एक संसदीय जो लोकतंत्र हैं, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं, वो कैसे ये जो देश हैं, जो राष्ट्र हैं, उनको इस तरीके के आर्थिक संकटों से बचाने में सक्षम नहीं है. और इस तरीके के आर्थिक संकट से अगर अपनी अर्थव्यवस्था को और अपने राष्ट्र को बचाना है, तो उसके लिए एक राष्ट्रवादी जो डिक्टेटर है उसकी जरूरत है. इट इज ओनली अ डिक्टेटर, अ नेशनलिस्ट डिक्टेटर विच कैन टेक द इकोनॉमी आउट ऑफ दिस ट्रबल. तो ये जो सारी परेशानियां हैं, ये संसदीय जो एक लोकतंत्र है, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो ऐसी सरकार है जो संसद पे, लोकतंत्र पे जो बेस्ड रहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि ये सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी जो ये प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो ये बात की गई कि डेमोक्रेसी जो है वो ठीक ठाक हालात में, जब इट्स अ फेयर प्ले ओनली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, कि जब तक आर्थिक रूप से हालात ठीक हों तब तक तो जो लोकतंत्र है वो स्थापित रह सकता है, उससे आप सरकार चला सकते हैं. पर जब डेस्परेट टाइम आ जाए, जब बहुत ही ज्यादा परेशानी का समय आ जाए, तो उस समय पर संसदीय जो है लोकतंत्र नहीं चल सकता है, वो राष्ट्र को आगे लेकर नहीं जा सकता है. तो इस तरीके की भी एक भावना, एक सोच जो है वो ब्रिटेन में उस समय, वो यूरोप में उस समय तैयार होने लगी कि कैसे जो लोग हैं उनका वो इससे कम प्रभावित होकर, इस तरीके की सरकार से कम प्रभावित होकर, एक राष्ट्रवादी जो डिक्टेटर्स हैं, जिस तरीके से मुसोलिनी का राइज हुआ, जिस तरीके से स्पेशली हिटलर का राइज हुआ 1933 के बाद, इट इज इन एग्जैक्टली लिंक्ड to what are the problems Germany went through during the depression. After the first world, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को किस तरीके से अपमानित किया गया, कि आप को ये सारा जो है ये इस हानि की पूर्ति जर्मनी को करनी पड़ेगी. उसका वर्ल्ड वॉर 1 का सारा ब्लेम जर्मनी पे डाल दिया गया, उसकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया, उसके जो भी मिनरल रिच जो एरियाज थे वो सारे जो थे वो फ्रांस को कुछ समय के लिए दे दिए गए. और ऐसी so this is what how Germany, the rise of the fascist powers in Germany and Nazism is related to the economic depression of the 1930s. तो इसका एक जो प्रभाव पड़ा इस क्रांति का, इस संकट का, वो ये भी पड़ा कि कैसे इन यूरोप के कई देशों में फासिस्ट पावर्स, राइट विंग पावर्स जो हैं वो स्थापित होने लगी. स्पेन में भी फासिस्ट पावर्स पावर में आई, इटली में भी मुसोलिनी जो है उसका सपोर्ट बेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया.
जर्मनी के अंदर जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ कि हिटलर, and he was a very very popular leader, you know, people asked Hitler, they were people who पहले हिटलर की पार्टी को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था, बट बाद में there was people who wanted Hitler to come to power because they believed कि यही है जो हमको इस संकट से, इस अपमान से, जो अपमान जर्मनी के सर पे डाला गया है, जो अपमान जर्मनी, जिस तरीके से जर्मनी को अपमानित किया गया है, हिटलर ही इसको इससे बाहर लेके जाएंगे। ओके, so I jumped a little to tell you, you know, how this economic depression was linked to what would happen in the next decade, अगले दशक में यूरोप में जो होने वाला है उसकी you know उसके बारे में मैंने बात कर रहा था कि कैसे वो इससे जुड़ा हुआ था। नाउ कमिंग बैक टू इट, एज आई सेड दैट यू नो नंबर ऑफ, ये जो बहुत सारे जो यूरोपीय देश थे, इन्होंने अलग-अलग तकनीकें जो हैं, अलग-अलग तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश की। इस समय का जो समाज था उसके अंदर जो बेरोजगारी है, मैंने आपको बताया कि वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। अ लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो अमेरिका में बेरोजगार हो गए थे। लगभग 50 लाख 56 लाख जो लोग हैं वो जर्मनी में बेरोजगार हो गए थे। इस समय में जो आर्थिक संकट का समय था। लगभग 28 लाख लोग ब्रिटेन में जो थे वो बेरोजगार हो गए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआती दौर में ही जब लोगों ने बैंकों से जाकर अपनी जमा की गई राशि को वापस लेने की कोशिश की थी, तो वहां पर यू नो बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो क्रैश कर गए थे। तो अमेरिका के अंदर जो जो नंबर ऑफ बैंक्स है कि 1929 में अगर इस क्रैश से, इस संकट से पहले का समय देखें तो उस समय पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 25,000 बैंक थे, ठीक है, 1929 में। और लगभग 4 सालों में 1933 का समय आते आते जो नंबर ऑफ बैंक्स हैं वो 15,000 तक आ गए थे। तो लगभग 10,000 बैंक जो हैं वो खत्म हो गए थे, क्रैश हो गए थे। तो सोचिए कितने आम लोगों की जो पूंजी है, जो जमा की गई उनकी जो सेविंग्स हैं, वो एक बिल्कुल ही खत्म हो गई होंगी, एक झटके में खत्म हो गई होंगी। So where are the people, you know, where are they going to get the money from to buy the basic commodities? अगर उनका पैसा, बहुत ज्यादा पैसा तो आम लोग अपने पास नहीं रखते हैं, बैंकों में ही रखते हैं। तो जो अगर नौकरी भी नहीं है तो, और पैसा जो बैंक में था वो भी नहीं है, तो अपने पास जो पैसा है उसको किस तरीके तक, कितनी देर तक आप उससे अपना जीवन जो है वो चला सकेंगे। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, मैंने आपको ये, दिस इज जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ, यू नो, कि क्या मतलब है, क्या मायने हैं जब हम बात करते हैं कि आर्थिक संकट में था पूरा विश्व, तो उसके क्या मायने हैं कि इतनी बेरोजगारी बढ़ गई थी, इतने बैंक्स क्रैश हो गए थे। जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, जो उद्योग जो है, जो निर्माण कर रहे थे, जो भी जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका जो निर्माण है वो लगभग आधे पे आ गया था। क्यों? क्योंकि मांग ही नहीं थी। और अगर मांग ही नहीं है तो आप क्यों, यू नो, यू इफ यू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, यू विल हैव टू गिव सैलरी टू योर वर्कर्स। अगर मांग ही नहीं है और आपका सामान ही नहीं बिक रहा है तो आप अपने जो श्रमिक हैं उनको वेतन कहाँ से देंगे? तो इसके चलते, यू नो, बिकॉज ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, इसके चलते लंदन में 1933 में एक कॉन्फ्रेंस की गई कि कैसे इस संकट से बाहर निकला जाए। और वहां पर जो था वो सभी जो देश थे उनमें ये देखने को मिला कि हर जो देश है वो एक, यू नो, निश्चित रूप से अपने आप को इससे बाहर निकालना चाहता था। एंड द सोल्यूशन दैट दे वर ट्राइंग टू, जो इससे बाहर निकलने का जो भी एक सोल्यूशन वो खोज रहे थे कि कैसे हमारा देश, हमारी अर्थव्यवस्था इस संकट से बाहर निकल जाए। पर अगर ये प्रॉब्लम ही अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर की है, एक जो सर्कल बना हुआ था, यू नो, प्रॉब्लम का, कर्ज का एक साइकिल बना हुआ था, एक लोन का, एक ऋण का जो साइकिल बना हुआ था, एक व्यापार का जो साइकिल बना हुआ था, अगर ये संकट ही अंतरराष्ट्रीय है तो आप राष्ट्रीय दर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को कैसे बाहर निकाल पाएंगे? सो वो जो कॉन्फ्रेंस हुई भी लंदन में 1933 में कॉन्फ्रेंस हुई, तो एक, यू नो, आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना वहां पे देखने को मिली। जो वहां पर जो भी लीडर्स आए कि उन्होंने कहा कि हम अपने देश को बचा ले, कैसे बचाएंगे? प्रोटेक्टिव टैरिफ्स लगाएंगे, हम आयात पर कर लगाएंगे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, वो कैसे बच पाएंगे अगर हमारे जो बाहर से जो सामान आ रहा है, जो आयात हो रहा है, सामान जो निर्मित वस्तुओं का आयात हो रहा है, अगर हम उन पे रोक लगा दे तो हमारे आके घरेलू उद्योग जो हैं वो ना सिर्फ बच
जाएंगे बल्कि और ज्यादा बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। तो इसके चलते ब्रिटेन जो है उसने अपनी टैरिफ की ड्यूटीज जो है वो बढ़ा दी। और ब्रिटेन जो एक बहुत ही उदारवादी देश माना जाता था, अ वेरी लिबरल इकोनॉमी, लिबरलिज्म इन इकोनॉमी, फ्री मार्केट होना चाहिए कि जहाँ पे जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो आपस में फ्रीली इंडल्ज कर सकें। तो कैसे ब्रिटेन अपने अपने लिबरलिज्म को इट रियलाइज कि वो इतना लिबरल नहीं रह सकता है कि फॉरेन कैपिटल आता रहे, क्योंकि अगर फॉरेन कैपिटल आएगा यहाँ के लोग अगर बाहर का सामान खरीदेंगे तो बाहर का हमें उन देशों को फॉरेन कैपिटल में वापस भी करना पड़ेगा, हमारा इतना सारा पैसा जो है वो देश के बाहर भी चला जाएगा। तो ब्रिटेन जैसे एक उदारवादी देश ने कैसे जो फ्री ट्रेड है, जो ये मुक्त जो व्यापार है, इस पर रोक लगाने के बारे में विचार किया और रोक लगाई भी। ऑल द नेशंस वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट देयर ओन इकोनॉमी फ्रॉम इट, कि हमारा देश किसी ना किसी तरीके से इससे बच जाए। इसके बाद एक और जो चीज कोशिश की गई अपने अपने देशों को बचाने की, कि ठीक है ये जो आर्थिक संकट है ये लोग अपने अपने देशों से बढ़कर जब उन्होंने चेष्टा की कि अच्छा थोड़ा सा हम इससे और बाहर निकल कर देखें, तो बायलेटरल एक व्यापारी एग्रीमेंट हम कर लेते हैं, जिसमें हमारे देश से आपके देश में ये सामान आएगा, आपके देश से हमारे देश में ये सामान आएगा। सो द nations of all these European countries, they try to get into an arrangement जहां पर सामान का जो भी वस्तुएं हैं, जो भी निर्मित वस्तुएं हैं, उनका इस तरीके से एक व्यापार जो है वो स्थापित हो सके, ताकि कुछ जो है वो स्थिति में सुधार आए, जो मांग है वो दोबारा से जनरेट की जा सके। इसके अलावा जर्मनी की बात करें, जैसे मैंने बताया फ्रांस में बहुत देर से असर हुआ था, क्योंकि उनके पास गोल्ड रिजर्व, सोने के जो रिजर्व थे वो बहुत ज्यादा थे, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि और उद्योग में बहुत बैलेंस थी। इसके अलावा इन दोनों ही देशों में कोशिश की गई कि कैसे एक चेक लगाया जा सके कि लोग जो हैं वो लग्जरीज के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा ना करें। क्योंकि जैसा मैंने बताया समाज ऐसा दो वर्गों में बंट गया था, एक वर्ग जिसके पास बहुत पैसा था और दूसरा वर्ग जो बिल्कुल ही पैसे से जिनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं था, दे वर एब्सोल्युटली इन डेस्टिट्यूट कंडीशन। तो और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, कि अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है हम अपने घर पे, कि ठीक है अगर इस महीने पैसे बचाने हैं, या पिछले महीने वॉर पे, पिछले साल, पिछले 10 साल में जो वर्ल्ड वॉर लड़ा था उस पे बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है, तो कैसे बचाएंगे पैसे? अब कटौती करेंगे, खर्चे में कटौती करेंगे। अगर आप खर्चे में कटौती करेंगे तो पब्लिक स्पेंडिंग जो है, जो भी सरकारें हैं वो घरेलू जो अर्थव्यवस्था है, मैं उसी का एग्जांपल अब अगर बढ़ा दूं, उसको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तक ले जाऊं, कि अगर आपने ज्यादा खर्च कर दिया है तो आप अब अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए टू स्टे अफ्लोट, कि नहीं नहीं मतलब खर्च तो चलता रहना चाहिए, जिंदगी तो चलती रहनी चाहिए, तो अभी कैसे बचाएंगे अपने आप को, क्योंकि पिछले महीने ज्यादा खर्च कर दिया था तो इस महीने कम खर्च करेंगे। तो सेम इज व्हाट दीज कंट्रीज अडॉप्टेड, कि हमने वॉर में बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है तो अब हम बहुत कम खर्च करेंगे। तो आर्मी के अलावा आर्मी वाज वन थिंग व्हिच दे स्टिल हैड टू मेंटेन। आर्मी के अलावा जो बाकी सब जो भी तरीके के जो लोक निर्माण के कार्य हैं, जो भी पब्लिक वर्क थे, उन सब में बहुत ज्यादा कटौती की गई। क्यों? क्योंकि खर्चा कम कर रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो खर्चा कम करना पड़ेगा। एंड ब्रिटेन वॉज वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि उनको अपना जो बजट है उसमें घाटा नहीं आना चाहिए। जितना हमारे को टैक्स आ रहा है और जितना हम खर्च कर रहे हैं उसमें एक फेवरेबल बैलेंस बना रहना चाहिए, कि इतना आयात हुआ, इतना निर्यात हुआ, उसमें भी एक फेवरेबल लिमिट रहनी चाहिए, कि ज्यादा जो माल है उसका निर्यात हो रहा है और कम जो माल है उसका आयात हो रहा है, तो हम ज्यादा बेच रहे हैं और कम खरीद रहे हैं, तो मतलब वहां पर भी प्रॉफिट। सेम इज व्हाट ब्रिटेन ट्राइड इवन इन इंटरनल इकोनॉमी, कि जब भी जैसे साल के साल हिंदुस्तान में भी जो बजट पेश किया जाता है, कि किसी भी तरीके से जो है कम से कम अर्थव्यवस्था को बराबर पर तो रखना है, इतना तो रखना है कि कहीं घाटा ना आ जाए हमारे बजट में। जितना हमारा टैक्सेशन हो रहा है, जितना हमें टैक्स के जरिए पैसा आ रहा है और जितना हम खर्च कर रहे हैं उसमें कमी नहीं आनी चाहिए।
खर्च हमारे आमदनी से बढ़ना नहीं चाहिए, तो घाटे का बजट नहीं होना चाहिए। While France, on the other hand, had no such issue. France was willing to accept a budget which was based on deficit. फ्रांस जो था वो पब्लिक फंडिंग जो है वो पब्लिक वर्क जो है इट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। उससे बार बार जो है वो बजट में साल दर साल घाटा आ रहा था कि कैसे जो खर्च है वो आमदनी से ज्यादा है फ्रांस में, उसके बावजूद फ्रांस कंटिन्यूड। But slowly all the nations realized that they need to cut down on the expenditure. उनको अपने खर्च को कम करना पड़ेगा अगर अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसके साथ साथ ब्रिटेन ने जो एक कदम उठाया वो ये कदम उठाया कि उन्होंने अपने यहाँ पर जो निर्मित वस्तुएं हैं, जो उपभोग की वस्तुएं हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, उनको बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो हेवी इंडस्ट्री पे बेस्ड थी। नाउ ब्रिटेन मूव्ड ऑन, इट स्टार्टेड गिविंग ट्राइड टू ल्योर इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपतियों को इस तरीके के जो निर्मित जो वस्तुएं हैं उनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। क्यों? क्योंकि पहले सब अमेरिका से आ रहा था, अब अमेरिका से नहीं खरीदना है। तो इसलिए अगर अमेरिका से नहीं खरीदना है और अगर घरेलू मांग है इसकी, अगर अपने ही राष्ट्र में इसकी मांग है, तो यहाँ के उद्योगपति इसका उत्पादन करें ताकि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो दोबारा से एक मोशन में आ सके। जर्मनी ने इसको कैसे किया? जर्मनी का अच्छा, बिफोर आई कम टू जर्मनी एंड द सोल्यूशन ऑफ अमेरिका की कैसे उन्होंने अपने आप को इस संकट से बाहर निकाला, एक बात अगर आप लोग थोड़ा सा विचार करके सोच के देखिए कि अगर आपकी प्रॉब्लम ही यह है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, तनख्वाह नहीं है, वेतन नहीं है, तो खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उत्पादित वस्तुएं वो नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, तो और जो उद्योगपति हैं वो भी आपको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि नौकरियां भी नहीं है। अगर उद्योगपति जो है वो पहले से जो निर्मित जो सामान है वही नहीं बेच पा रहे हैं, तो आपको नौकरी कैसे दे पाएंगे? सो एट दिस टाइम व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? कैसे आप इससे बाहर कैसे निकलेंगे? और इस प्रॉब्लम में इस टाइम पे आप अगर जो कदम ब्रिटेन उठा रहा था कि जो पब्लिक फंडिंग है, जो पब्लिक वर्क्स हैं, उसको भी अगर कम कर दें, तो एकदम और ज्यादा जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाएगी। कि ऐसे टाइम पे जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए which basically Roosevelt did in America and also Germany did and it tried to get itself out, कि जो बेरोजगार हैं इनको हम नौकरी देंगे, हम तनख्वाह देंगे। तो अगर आप इसको एक दोबारा से अगर मोशन में डाल दें पब्लिक वर्क्स के जरिए, अगर आप इसको दोबारा से डाल दें, तो जो ब्रिटेन कर रहा था वो एकदम ऑपोजिट कर रहा था। एंड ऑल्सो फॉर अ नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच द अदर initially the other nations attempted was the exact opposite। और कीन्स जो हैं, जो उस समय के मैंने बताया एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरीके से जो लोक निर्माण के कार्य हैं या अगर इन सब में कटौती करते जाएंगे, तो लोगों के पास अगर खाने के लिए ही पैसे नहीं बचेंगे, तो ये जो आर्थिक संकट है ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा। So that is why what they did, and they said that it is going to create greater problem। अगर आप ये सब लोक निर्माण बंद कर देंगे, तो यही तरीका है जिससे जर्मनी और अमेरिका जो हैं इस आर्थिक संकट से बाहर निकले। उन्होंने पब्लिक फंडिंग, पब्लिक प्रोजेक्ट्स, पब्लिक वर्क्स एस्टैब्लिश किए, डैम्स व कंस्ट्रक्टेड, जो बांध बनाए गए स्टेट की फंडिंग से, बहुत बड़े बड़े स्टेट के फंडेड प्रोजेक्ट्स अमेरिका में चालू किए गए। और जर्मनी में भी बहुत ज्यादा उद्योग जो है स्टेट ने उनको लागू किया, इस हद तक लागू किया कि वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो 44% से बढ़कर 1% पे आ गई थी। इतने सारे लोगों को सरकार ने पब्लिक वर्क्स में और जो उद्योग हैं जो सरकार ने स्थापित किए उनमें नौकरियां दी। तो दिस इज
हाउ बिकॉज आप सरकार उनको नौकरी देगी, उनको वेतन देगी, जब उनको वेतन देगी तो वो बाजार में जाएंगे और वही जो एक मोशन है वो दोबारा क्रिएट हो जाएगा। बाजार में जाएंगे, चीजों की मांग करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, तो किसी का खर्च किसी और के लिए आमदनी होता है। उस जो तीसरे इंसान की आमदनी होगी, फिर वो तीसरा इंसान आगे जाके खर्च करेगा, वो चौथे के लिए आमदनी होगी। सो अगेन द इकोनॉमी गेट्स बैक इनटू मोशन, एंड दिस इज द सॉल्यूशन व्हिच कीन्स सजेस्टेड, द मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि आप थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट करें तो वो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा बदलाव लाने में सक्षम हो सकती है ये चीज। ब्रिटेन, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ब्रिटेन जो है उसने हैवी इंडस्ट्रीज के जरिए, और जर्मनी ने, अमेरिका ने इसको पब्लिक वर्क्स के जरिए, a very important solution which अमेरिका केम अप विद। उस समय के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, रूजवेल्ट, उनका न्यू डील करके द 3 Rs की कैसे उन्होंने रिकवरी, रिलीफ जो है उसके जरिए इसको बाहर निकाला। Now there is a small statement and I have told you how this depression leads to, ये जो आर्थिक संकट है इससे किस तरीके से यूरोप को जो आने वाले दौर में जो फासीवादी जो ताकतें हैं उनके समीप ले गया यूरोप को, और कैसे उनको और ज्यादा लोकप्रिय बना दिया, इन फासीवादी लीडरों को, फासीवादी सरकारों को। इसकी आई जस्ट वांट टू शेयर द स्क्रीन विद यू, क्योंकि यही बात की जा रही थी कि कैसे जो 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 संसदीय जो लोकतंत्र है वो इस तरीके के संकट से जूझने में सक्षम नहीं है। एंड टू गिव यू, टू मेक इट मोर रिलेटेबल फॉर यू गाइस, कि आप इसको थोड़ा समझ सकें कि अभी देखिए जो देश है, पूरा विश्व जो है वो एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है। सो हमारे देश में एक बहुत लंबे समय से लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। तो इसके दौरान प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री ने और बहुत सारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो बेरोजगारी भत्ता है उसको बढ़ाकर देने की पहल की है। उसको एडवांस में देने की बात कही है कि मजदूरों को जो वृद्ध लोग हैं, जो उनकी पेंशनें हैं, चाहे वो केरल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने भी ऐलान किया है कि हर महीने जो है कुछ रकम जो है इन लोगों के अकाउंट में भेजी जाएगी। क्यों भेजी जा रही है? कि जो अर्थव्यवस्था है, इट इज नॉट चैरिटी, ये परोपकार की चीज नहीं है। द आइडिया इज कि चलो लोग भूखे ना मरे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द इकोनॉमी अफ्लोट, जो आपकी इकोनॉमी है। एंड दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे इस जो सोल्यूशन निकाला गया सरकार ने उस समय पर इस आर्थिक संकट से बाहर निकलने का, कि अगर लोगों के पास, क्योंकि काम धंधा सब बंद हो गया है। अभी पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, उनको भी महीने का कुछ भत्ता जो है, बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, या कुछ जो अमाउंट है उनके अकाउंट्स में जमा करेंगे। सो दिस इज सो दैट द डिमांड फॉर कमोडिटीज कंटिन्यू। अगर इन लोगों के पास पैसा जो है इनके अकाउंट में, जो ऐसे लोग हैं जो रोजमर्रा का जीवन, जितनी आमदनी है उसी से खर्च करते हैं, अगर वही बैठ जाएगा तो ये पूरी इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत भारी संकट बन जाएगा। तो ये अर्थव्यवस्था को एकदम बैठा ना दे, उसको तहस नहस ना कर दे, उसको समाप्त ना कर दे, it should not be a disaster for the economy। तो उस अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए ये दिया जा रहा है कि इट इज ओके, अगर घाटा भी हो जाए सरकार को, डेफिसिट जैसा हमने बात की, फ्रांस जो था वो उसको घाटा भी मंजूर था। अगर घाटा भी हो रहा है पर अगर अर्थव्यवस्था चलती रह पा रही है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। I want to share this statement of Keynes, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी स्टेटमेंट मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। एंड आफ्टर दैट आई एम ऑलमोस्ट डन। एंड उसके बाद हम बात, मैं आपकी क्वेश्चन देखूंगा। आप लोग जो हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को एड्रेस करने की। तो आप तब तक ये समय जब तक मैं आपके साथ फाइल शेयर कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने सवाल जो भी हैं आपके, वो आप पूछ सकते हैं।
ओके, आई होप ये स्क्रीन आपको दिख रही हो। अ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये स्क्रीन दिख पा रही होगी। नाउ दिस इज अगेन टू गिव यू जस्ट अ ग्लिम्प्स कि कैसा क्या क्या मतलब था, क्या स्थिति थी उस समय पर। एक प्ले कार्ड देखिए। आई नो 3 trades, आई स्पीक 3 languages, fought for 3 years, have 3 children, and have no work for 3 months. But I only want one job. तो मुझे 3 तरीके का काम आता है, 3 अलग-अलग तरीके से के काम आते हैं। मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ। मैंने 3 वर्षों तक युद्ध में लड़ाई लड़ी है, क्योंकि मैंने बताया कि युद्ध जो है वो सीधे तरीके से जुड़ा हुआ था इस आर्थिक संकट से। मेरे 3 बच्चे हैं और पिछले 3 महीनों से मेरे पास कोई काम नहीं है। मुझे एक ही नौकरी चाहिए और आप मुझे दे दीजिए। सो दिस इज द डेस्परेशन, जैसा कि आपने देखा था, लोग बच्चे सड़कों पर प्ले कार्ड्स लिए कि हमारे पिता को जॉब दे दीजिए। दिस वाज अ डेस्परेशन फॉर वर्क एट दैट टाइम, एंड दिस इज मेटाफोरिकल इमेज। मतलब ऐसा असली में जो है वॉल स्ट्रीट जो है, स्टॉक मार्केट जो है यूएस की, वो गिर नहीं गई थी। बट दिस इज टू गिव यू एन इमेज कि उस समय पर जो क्रैश कर गई थी वॉल स्ट्रीट जो है, स्टॉक एक्सचेंज जो है यूएस का, उसका ये इमेज दिखाने की कोशिश की गई है। वॉल स्ट्रीट क्रैश, जिसको ब्लैक थर्सडे भी कहा जाता है, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1929 को। नाउ आई दिस इज ऑल दैट वी हैव कवर्ड। ये एक डेटा आप लोग देखिए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये कि जो उत्पादन है उस समय पर इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में कितना उत्पादन हो रहा था। 1925 की फिगर को अगर आप सबको नहीं भी देखें तो 1925 की फिगर को देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स की, अगर हम सिर्फ अमेरिका की फिगर को देखिए, तो जहां मेरा कर्सर है उसको देखने की देखिए कि अगर उत्पादन जो है वो 93.7, whatever the the amount of this means is, आप इसको जो भी अमाउंट मान लीजिए, 93 पॉइंट, जो भी इसका यूनिट जो है उसको कुछ भी मान लीजिए, तो अगर 93.7 जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, तो 1929 तक आते आते 4 साल में यहाँ पर वृद्धि देखिए कितनी ज्यादा वृद्धि हो गई है, 14 की वृद्धि हो गई है, वॉट एवर द यूनिट इज। और ये जो है ये बहुत हद तक एक कृत्रिम, एक अनरियल वृद्धि थी। और उसके बाद जब ये क्रैश कर गया, उसके बाद देखिए कितनी एकदम गिरावट आई, 86 पे आ गया, 1931 में 74 पे आ गया, और कैसे 1932 आते आते 53 पे आ गया। तो एक गिरावट, और सभी देशों में, यूरोप के जो मुख्य देश है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई, जैसे मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में जो उत्पादन है वो लगभग आधा हो गया था, कि जो भी उद्योग हैं जो उनमें जो उत्पादन हो रहा है, देखिए 107 का उत्पादन जहां हो रहा था 1929 में, 1932 तक आते आते सिर्फ 53 का उत्पादन हो रहा था। एंड इट इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस। जर्मनी को देख लीजिए, लगभग आधा हो गया है। फ्रांस की मैंने स्थिति आपको पहले भी बताया, थोड़ी बेहतर थी। ब्रिटेन की मैंने आपको बताया किस तरीके से उन्होंने अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर दिया था, कि उसको डी वैल्यू किया, और अपने जो उद्योग हैं उनको, घरेलू जो उद्योग हैं उनको, निर्मित वस्तुओं के उद्योगों की तरफ अपनी अर्थव्यवस्था को एक अलग तरीके से मजबूत करने की उन्होंने कोशिश की। ये देखिए, ये स्टेटमेंट, द इन द जनरल फाइनेंशियल पैनिक। यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, हर्बर्ट हूवर, इन्होंने मॉरिटोरियम रख दिया था ये 1931 में, डिप्रेशन के बाद। अ जनरल फाइनेंशियल पैनिक ensued. US President Herbert Hoover suggested a moratorium on the repayment of all reparations and war debts, hoping that confidence and the end of the cycle of defaults would follow. The other powers accepted the moratorium in August 1931. मतलब जो भी जर्मनी को जो भी पैसा चुकाना था एज रीपेमेंट, जो हर्जाने के रूप में
हानि की पूर्ति के रूप में जो भी उनको पैसा चुकाना था, उस पर अगस्त 1931 में यूएस के प्रेसिडेंट ने रोक लगा दी थी कि अभी जो है जर्मनी से कोई पैसा देने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी ये आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो इसको पैसे को दे सकें। द वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू दिस phase. By world, I mean mostly the European nations and Americas at this time. Uh, just to take you a little forward. Now, this is something that I must read, because this is put aptly. कि किस तरीके से अलग-अलग देश जो हैं वो इससे जूझ रहे थे। द मेजर पावर्स एक्टेड इन देयर ओन इंटरेस्ट। वो सब अपनी-अपनी ही अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो इस संकट के दौर से गुजरे, तो उन्होंने अपने-अपने देशों को इससे बचाने की कोशिश की। एस्टैब्लिशिंग हाई टैरिफ्स, जो टैरिफ्स हैं, जो दरें हैं आयात की, उसको बढ़ा दिया, अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, ब्रिटेन ने किया। यूएस ने भी अपनी जैसा मैंने बताया था कि अपनी जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसको खत्म कर दिया था। कीन्स जो है, जो मैंने जिन अर्थशास्त्री की एक अर्थशास्त्री थे जिनके बारे में हमने बात की, हमने शुरुआत में भी बात की थी कि कैसे हमने बताया था कि वो कहते हैं कि सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने इंसिस्ट किया दैट रिकवरी वुड डिपेंड ऑन जस्ट द ऑपोजिट स्ट्रैटेजी। जो सभी देश कर रहे थे कि खर्चा कम करो, खर्चा कम करो, पहले बहुत खर्चा हो गया है, अर्थव्यवस्था को बचाना है तो खर्चा कम करो। अगर आप खर्चा कम करेंगे और टैक्सेशन बढ़ाएंगे तो लोग टैक्स देंगे कैसे अगर उनके पास आमदनी ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग टैक्स दें और अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तो सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट कीन्स वाज सेइंग। ही सेज दैट द रिकवरी would depend upon just the opposite strategy. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि सरकार जो है अपने खर्चे में बढ़ोतरी करे, इंक्लूडिंग डेफिसिट स्पेंडिंग, फॉर एग्जांपल ऑन पब्लिक वर्क्स। अगर घाटा भी हो रहा है तब भी वो स्पेंड करती रहे। लोक निर्माण के जो कार्य हैं, चाहे उसमें बांध बनवाना पड़े, चाहे सड़कें बनवानी पड़े, चाहे बिल्डिंगें बनवानी पड़े, चाहे व्हाटएवर द गवर्नमेंट इज केपेबल टू स्पेंड ऑन, टू स्टिमुलेट कंज्यूमर स्पेंडिंग बाय रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोग जो हैं इन सभी कामों में उनको रोजगार मिलेगा, और वो अगर रोजगार मिलेगा तो वो जाकर निर्मित वस्तुएं, जो उद्योगों में निर्मित वस्तुएं हैं, कंज्यूमर गुड्स, वो जाकर खरीदेंगे। दिस इज व्हाट कीन सेड इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। खर्चा कम करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कीन्स आर्ग्यूड दैट deflationary measures such as cutting government spendings, reducing unemployment benefits, or encouraging companies to limit production and thus keep prices artificially high would be counterproductive। अगर कंपनियां सामान बनाना ही कम कर देंगी तो दाम जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, उनका बेरोजगारी भत्ता जो है वो कम कर देंगे, तो उनके पास सामान खरीदने के पैसे नहीं रहेंगे। तो आपको, सरकारों को ये जरूरत है। दिस इज द सोल्यूशन व्हिच कीन्स, जो उस समय के एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री थे, वो सुझाव दे रहे थे कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का ये सुझाव है। दिस इज द इमेज ऑफ स्टार्क डिस्पैरिटी की। एक तरफ देखिए कितनी गरीबी है। खैर, ये तो इमेज बहुत आम हो गई है हमारी जिंदगी में, जहां हमें इस तरीके के समाज में हम बट गए हैं कि जो हैव्स एंड हैव नॉट्स का जो वर्ग है, कि जिनके पास सभी समृद्ध हैं जो, और एक तरफ वो जो बिल्कुल ही सब आम चीजों से भी वंचित हैं, जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं। हिटलर केम टू पावर। मैंने बताया था कि हिटलर 1933 में पावर में आए थे, और लॉजेन में एक कॉन्फ्रेंस हुआ 1932 में, जिसमें उन्होंने कह दिया कि हमने जो भी ये सब रेपरेशंस हम पे रखी गई थी, जो भी हमें हर्जाना भरने के लिए कहा गया था, हम वो हर्जाना नहीं भरेंगे। सो जर्मनी एक्चुअली गेव अ स्टेटमेंट, कि हिटलर जब पावर में आकर, उससे पहले, कि क्योंकि हम सक्षम ही नहीं है इस हर्जाने को भरने में, तो हम ये हर्जाना नहीं भरेंगे। इट डिक्लेयर्ड इट। And this is what United States did it. And this is the last bit, after which I'll take the questions. In United States, where depression hit the hardest, recovery came even more slowly. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो वहां के राष्ट्रपति बने, अपनी न्यू डील लेकर आए। वो 1932 में बने थे और 1933 से
1932 में वो राष्ट्रपति बने, 1933 से वो रिफॉर्म का एक प्रोसेस उन्होंने शुरू किया जो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा वहाँ पर, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा जो है वो खराब हो गई थी और उसको कैसे ठीक किया। न्यू डील क्या था इस न्यू डील में? इट फैसिलिटेटेड लोन्स दैट सेव्ड बैंक्स। जो बैंक क्रैश कर रहे थे, बैंक क्रैश करेंगे तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा जो है, लोगों का बैंकों में जो सेव पड़ा है वो खत्म हो जाएगा, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, वो वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे। तो सरकार ने बैंकों को लोन दिया कि वो बैंक जो है वो बचे रहें। प्रोवाइडेड रिलीफ फॉर अनएम्प्लॉयड, जो बेरोजगार हैं उनको रिलीफ दिया, उनको काम दिया पब्लिक वर्क्स में, कि जो सरकारी जो लोक निर्माण के काम हैं उनमें काम दिया। प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू फार्मर्स एंड टू बिजनेसेस, ये सब हमारी सरकार करती है, हमारी आज की बहुत सारे देशों की सरकारें ये कर रही हैं कि अगर मंदी का दौर आ जाए, जो किसान है अगर उसको अपना जो जो भी उसका उत्पादन है, अगर उसको उसका सामान बर्बाद हो रहा है, वो नहीं बेच पा रहा है, तो सरकार उससे खरीदती है। एक न्यूनतम जो दर है वो स्थापित की जाती है कि इस दर पर अगर कोई भी नहीं खरीदेगा तो सरकार उनसे उनका अनाज जो है वो खरीदेगी। सो द सेम प्रोग्राम्स की फार्मर्स को, उनको कर्ज माफी, उनका जो भी उद्योग हैं, आज भी जैसे उद्योगपतियों को इंसॉल्वेंसी के जरिए, कि अगर वो कहें कि हम हमारा बिजनेस डूब गया है, तो इंसॉल्वेंसी के जरिए उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। सो दिस इज व्हाट टू सम एक्सटेंट व्हाट वाज कीन्स वाज सजेस्टिंग। जब उसको उनको पता चला कीन्स को कि रूजवेल्ट ने न्यू डील के अंदर, ये जो न्यू डील प्रोग्राम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका में लेकर आए थे, तो कीन्स ने कहा, जब उनको रूजवेल्ट के प्लान का पता चला, he said Roosevelt was magnificently right, कि वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सीधे हैं, इन द टर्म इंग्लिश, इन इंग्लिश इट इज राइट, magnificently right, though as someone noted Keynes might have said that he was magnificently left। अब ये जो है एक मेटाफर है, राइट और लेफ्ट का। लेफ्ट जो है, लेफ्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, उस जो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो साम्यवाद जो है, उसमें जो है, या जो समाजवाद की जो सरकार होती है, वहां पर ऐसा देखा जाता है कि जो जो भी उत्पादन की जो चीजें हैं, जो भी सारी चीजें हैं, उसमें सब कुछ खासकर समाजवाद में वो सब कुछ स्टेट के हाथ में केंद्रित रहता है। और कैपिटलिस्ट, उसके विपरीत जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां पर सब कुछ फ्री मार्केट में कैपिटलिस्ट के बीच में और जो कंज्यूमर्स हैं उनके बीच में छोड़ दिया जाता है कि वो निर्माता है, वो निर्माण करेंगे, वो उत्पादन करेंगे, वो उद्योगपति हैं, और ये जो लोग हैं वो उत्पादित वस्तुओं की मांग करेंगे। तो जब अमेरिका ने, जो एक कैपिटलिस्ट, एक पूंजीवादी देश है, वहां पर भी इस तरीके का स्टेप जो स्टेट को लेना पड़ा कि स्टेट को एंटर होके इस तरीके से इस डिप्रेशन से बाहर निकलना पड़ा, तो कीन्स ने ये स्टेटमेंट दी कि कैसे जो रूजवेल्ट है वो लेफ्ट हो गए हैं, ही इज राइट इन व्हाट ही इज डूइंग, बट जो उनका तरीका है वो लेफ्टिस्ट तरीका है, कि स्टेट जो है वो इतना एफर्ट लेकर ये सब काम कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था को इससे बाहर निकाल सके। थैंक यू। आई शेल दैट आई होप कि आप लोगों को एक एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में समझ में आ गया हो कि क्या आर्थिक संकट क्या था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे जो यूरोपीय और अमेरिकी अर्थव्यवस्था है वो आपस में जुड़ी हुई थी, ऋणों के जरिए भी और व्यापार के जरिए भी, कि कैसे जो अमेरिकी जो वस्तु हैं उनका जो व्यापार है वो उनकी उत्पादित वस्तुओं का वो यूरोप में होता था, कैसे यूरोप में आर्थिक संकट के चलते वो लोन नहीं चुका सके, और जो उत्पादित वस्तुएं हैं उससे भी उनके भी खरीद पर रोक लगाने की कोशिश की गई। अमेरिका में कैसे वॉल स्ट्रीट में जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को एकदम क्रैश कर गया, उसका इफेक्ट बैंक्स पे मिला, बैंक से वो अर्थव्यवस्था में, वो फिर पूरे यूरोप में वो फैल गया खास तौर पर। एंड देन व्हाट ऑल दीज नेशंस डिड, इन सभी अलग अलग राष्ट्रों ने किस तरीके से अपने यहाँ से इस संकट से बाहर निकलने की कोशिश की, और कैसे ये जो संकट है ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, या ये एक तरीके से यूरोप को एक राष्ट्रवादी तानाशाही की तरफ, फासिस्ट शक्तियों की तरफ ले गया। आई फिनिश हियर।
अब मैं आप लोगों के सवाल देख लेता हूँ। ओके बच्चे, हिंदी में बात आप कह रहे हैं, हिंदी में एसओएल का मटेरियल है, वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे शेयर कर दूंगा। कई सारी जो किताबें हैं वो मेरे को मोस्टली मेरे पास इंग्लिश में थी, तो इसलिए मैंने वहाँ से इंग्लिश में पढ़ के आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आप लोगों को नहीं समझ में आया स्पेसिफिक, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शीतकालीन युग की किसी ने बात की है, तो अभी ये शीतकालीन युद्ध अभी नहीं शुरू हुआ है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू होगा। अ, कौन कौन से देशों पर इसका प्रभाव पड़ा? ओके, दिस वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से देशों पर इसका प्रभाव पड़ा? मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। नहीं, ये ग्लोबलाइजेशन की क्लास नहीं है। ग्लोबलाइजेशन तो हिंदुस्तान में बहुत देर से हुआ है। हम ये क्लास जो थी, आई होप बाय नाउ यू नो कि आर्थिक संकट, जो विश्व के ऊपर एक आर्थिक संकट था जिसको ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं, जब पूरा जो वर्ल्ड है वो आर्थिक रूप से डिप्रेस हो गया था, सामान खरीदने के लिए ही पैसे नहीं थे, ये उस पे थी ये क्लास। और ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है, जो ये आपस में जो जुड़ गई सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं, कैसे 19वीं शताब्दी से ही जुड़नी शुरू हो गई थी व्यापार के जरिए। जब यूरोपीय देशों में बहुत सारा जो सामान है उपभोग का, वो अमेरिका से आता था, और खास तौर पर विश्व युद्ध के टाइम पे जब बहुत सारा लोन इन यूरोपीय शक्तियों को लेना पड़ा अमेरिका से। So the interconnectedness, the world became, the economics of the world, the economies of these various countries became connected to each other at this time, early 20th century. It began in the 19th century only, 19वीं शताब्दी में ही शुरुआत हो गई थी, पर 20वीं शताब्दी में और ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत तरीके से जुड़ता गया। ओके, हाँ जी, जो ये जो आर्थिक मंदी है, इसका जो एक पहला एक क्वेश्चन है कि आर्थिक मंदी की शुरुआत अमेरिका के वॉल स्ट्रीट से हुई थी। जी हाँ, अमेरिका के वॉल स्ट्रीट से हुई थी, पर इसका हम थोड़ी सी लॉन्गर हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे तरीके से जुड़ा हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ, उसके बाद जो ट्रीटी हुई उसके साथ से, इसीलिए मैंने आपको एक थोड़ी सी लंबी हिस्ट्री दी है। और तो वॉल स्ट्रीट जो है वो पहला इवेंट है जो सामने आता है कि कि वो क्रैश हो गया, वो पैसा कहाँ गया, सरकार एकदम से बैंक्स क्रैश हो गए हैं, लोगों को अपना जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो वापस मिला। वो पहली बार था एक ऐसा इवेंट कि वो एक एक समक्ष रूप में एक सामने आया लोगों के। बट जो मंदी थी, जैसा मैंने पहले बताया कि वो जब आप कृषि में टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, जब आप मशीनों के जरिए उत्पादन करेंगे, तो एक आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो बढ़ेगी। और अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो मांग में कमी आएगी। अगर लोगों के पास काम ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, वेतन ही नहीं है, तो मांग कहाँ से होगी? और उसके ऊपर अगर आप निरंतर उत्पादन करते जा रहे हैं, बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स है कि अगर आपको चीजों आप उत्पादन कर रहे हैं, तो उनकी मांग तो होनी चाहिए, उनकी बिक्री तो होनी चाहिए, तभी तो आपको उसके पास उसके बदले में पैसा मिलेगा। तो एक माइंडलेस रेकलेस उत्पादन की कैपिटलिज्म में जैसा होता है कि बेस उत्पादन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, वो चीजें बिक भी नहीं रही हैं, मशीनों के जरिए कर रहे हैं, तो वेतन भी बहुत सारी जो लोग हैं उनकी बेरोजगारी तो हो ही गई है, क्योंकि अब मशीनें जो हैं वो निर्माण कर रही हैं। और इसके साथ साथ तो कुछ लोग तो बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बल्कि और इसके साथ साथ जो मुनाफा आ रहा है, आप जिन श्रमिकों को, जिन मजदूरों को आपने नौकरी से नहीं निकाला है, उनके साथ उस मुनाफे को शेयर भी नहीं कर रहे हो। आपको मुनाफा 72% का हो रहा है, आप 8% ही उनकी आमदनी बढ़ा रहे हो। तो जब उनकी आमदनी ही नहीं बढ़ेगी, तो फिर वो कैसे जाकर बाजार में चीजें खरीदेंगे?
ओके बच्चे कुछ, हाँ क्लासेस कुछ कुछ साइमल्टेनियस चलेंगी बच्चे, उनसे जो साइमल्टेनियस है उनकी क्लासेस आपको रिकॉर्ड करके आपके डैशबोर्ड पे मिल जाएंगी। अ, ये इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक मंदी 1929 से लेकर 1934 तक जो था उसके बारे में था हमारा ये एक चैप्टर है आपके कोर्स में। यूनिट 2 में चैप्टर है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और बाकी सभी जो चैप्टर्स हैं उनकी भी क्लासेस अलग अलग चल रही हैं और होंगी। आप लोग वो सब रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी आपके डैशबोर्ड पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। Yes, surplus of agriculture, surplus. Somebody has asked कि जो surplus था agriculture का, जो इंडस्ट्री का surplus था, क्या ये कारण है? Yes, exactly, that is one of the reason. अगर आप इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे जितनी आपकी खपत ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसका? और लोगों के पास पैसा नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो बस डेड एंड आ गया। जो आपने उत्पादन कर दिया है उस वो खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो लोग खरीदेंगे नहीं, आप दोबारा उत्पादन कर नहीं पाएंगे। तो सरप्लस ऑल्सो क्रिएट्स इट्स ओन प्रॉब्लम्स। ब्लैक थर्सडे को जो है वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था 24 अक्टूबर 1929 में, इसलिए उसको ब्लैक थर्सडे कहा जाता है। ओके क्वेश्चंस, आई आई होप आई स्टिल हैव टाइम। शायद जितेश जी हैं जो कर रहे हैं। अगर आपको मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ किस किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा एंड देन आई शिल एंड। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हर साल इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। और इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो है वो सवाल आता है कि आर्थिक मंदी का औद्योगिक तथा अर्ध औपनिवेशिक विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? What was the impact of global depression on industrialized and semi-colonial world? ठीक है। इसके बाद आपका ये एक साल में आया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन इसमें आता है कि what was the Great Depression of 1929? How did it affect Europe and Africa? सन 1929 की महामंदी क्या थी? इसने यूरोप तथा अफ्रीका को किस प्रकार प्रभावित किया? तो यूरोप की बात हमने लार्जली आज की है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो आता है describe the economic depression of 1929 and its impact on the industrialized world। सन 1929 की आर्थिक महामंदी तथा औद्योगिकृत विश्व पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। So all this industrialized society, you know, how this system collapsed is what the question was। तो इसी तरीके के मैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। होप आपको एक ब्रॉड स्ट्रक्चर इसका समझ में आ गया होगा। आई शैल रिटर्न अगर और कुछ सवाल नहीं है तो। यूएसएसआर पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? जैसा मैंने बताया कि वहां पर जो वो यूएस से इतने, यूएस की अर्थव्यवस्था से इतने ऐसे नहीं जुड़े हुए थे जैसे बाकी के देश जुड़े हुए थे, और बाकी के देशों की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई थी। और जो उस समय पर यूएसएसआर में, सोवियत संघ में स्टालिन का रूप था, स्टालिन का राज था। स्टालिन ने अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती से, बहुत ज्यादा अपने निरीक्षण में, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली ही वाज मॉनिटरिंग अंडर हिज कंट्रोल। सी दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज कम ऑन, दिस इज ब्रॉडली, यही आज जो सवाल किसी ने आया है मैंने पब्लिश किया है, यही सवाल जो है ये पूछा गया है एग्जाम्स में भी। uh, आप आर्थिक अर्थव्यवस्था से लिख के कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा
एग्जांपल बिल्कुल दे सकते हैं आप कि कैसे अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए कि मंदी का दौर ना आ जाए तो कैसे उसको आप विश्व की बाकी प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हैं? डेफिनिटली, व्हाई नॉट? आई वुड वांट टू एंड दिस मीटिंग। होपफुली आप लोगों को कुछ समझ में आया हो, एक ब्रॉडली क्लियर हो गया हो कि क्या थी आर्थिक महामंदी, आर्थिक संकट क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे-कैसे लोग इसकी चपेट में आए, अलग-अलग देश कैसे-कैसे इसका अलग-अलग देशों पे क्या प्रभाव पड़ा और कैसे उससे बाहर निकलने की कोशिश की देश अलग-अलग राष्ट्रों ने। Thank you, sir. I would leave the meeting now. Thank you, all of you.